इंटरेस्टिंग स्टोरी में आपका स्वागत है। पार्ट 1 चैप्टर 1 ताशी को बचाना होगा। मुंबई शहर, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, इसी शहर पर राज करता है एक बेताज बादशाह। यहाँ का माफिया मुंबई, बल्कि मुंबई क्या पूरे एशिया पर चलता है उसका नाम। आज तक उसे किसी ने भी देखा नहीं है, पर उसके नाम की दहशत सबके दिल में रहती है। कई काम तो ऐसे थे जो सिर्फ उसके नाम लेने से ही हो जाते हैं। दूसरी तरफ पुणे शहर, एक छोटे से घर के अंदर एक लड़की एक रूम के अंदर इधर से उधर चक्कर लगा रही होती है। तभी रूम का दरवाजा खुलता है। वो लड़की घबरा कर दरवाजे की तरफ देखती है तो वहां पर एक 30 से 35 साल का लड़का खड़ा होता है। वो लड़की उस लड़के को देखकर तुरंत जाकर उसके सीने से लग जाती है और रोते हुए कहती है, जीज। वो लड़का उसका सर सहलाते हुए कहता है, ताशी बच्चे चुप हो जा, देख मैं आ गया हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये लड़की है तापसी, हमारी कहानी की हीरोइन। उम्र 22 साल, रंग गोरा, आंखें बड़ी बड़ी गहरी नीली, काले लंबे घने बाल, कुल मिलाकर देखने में खूबसूरत और मासूम। जो लड़का है वो है मानव, तापसी की बड़ी बहन संध्या का पति और तापसी के जीजा जी। संध्या और मानव तापसी को अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं। तापसी अपना सर उठाकर मानव की तरफ देखते हुए कहती है, जीज वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। मानव तापसी के चेहरे को अपने हाथों लेते हुए कहता है, नहीं बच्चे, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने संध्या से वादा किया है कि मुझ सही सलामत मुंबई लेकर आऊंगा, तो तुझे मैं लेकर ही जाऊंगा। तभी मानव का दोस्त तरुण उस कमरे में आता है और कहता है, मानव। मानव तरुण की आवाज सुनकर पीछे पलट कर देखता है, फिर वो तापसी से कहता है, ताशी तुम यहीं पर आराम करो, मैं तरुण से कुछ बात करके अभी आता हूँ, और हम लोग कल सुबह मुंबई जा रहे हैं। तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपने जीज पर विश्वास है ना। तापसी ये सुनकर मासूमियत से अपना सर हाँ में हिला देती है। मानव मुस्कुराकर तापसी के सर पर हाथ रखते हुए कहता है, तो फिर तुम अब आराम से चिल करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये कहकर मानव तरुण के साथ रूम से बाहर चला जाता है। तरुण मानव से कहता है, मानव विद्युत पटनाकर कोई मामूली आदमी नहीं है। अगर उसने और उसके लोगों ने ताशी को देख लिया है तो वो उसे कहीं से भी ढूंढ कर ही निकालेगा। मानव परेशान होते हुए तरुण से कहता है, तासु मेरे लिए और संध्या के लिए हमारे बच्चे की तरह है। तरुण, तू जानता है ताशी के लिए हमने अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के बारे में कभी नहीं सोचा, और मैं अपने बच्चे को अब ऐसी मुसीबत में नहीं देख सकता। तरुण, तो क्या करेगा मानव तू अब उसे बचाने के लिए? ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो विद्युत उसे ढूंढ नहीं सकता। मानव कुछ सोचते हुए कहता है, एक जगह है जहां विद्युत पटनाकर कभी भी ताशु को नहीं ढूंढ सकता। ढूंढना तो छोड़, वो कभी वहां जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तरुण मानव को देखते हुए कहता है, ऐसी कौन सी जगह है मानव जहां पर विद्युत पटनाकर ताशी को नहीं ढूंढ सकता? मानव एक तिरछी स्माइल के साथ कहता है, उसके बाप के घर, तने अयेजा के घर। तने या अयेजा का नाम सुनकर तरुण घबराकर मानव की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या मानव? तुम तापसी को बचाना चाहते हो या मरवाना? तुम उसे खराब मौसम से बचाने के लिए एक खतरनाक तूफान की तरफ धकेल रहे हो। तुम जानते हो ना तने अयेजा कितना खतरनाक इंसान है, वो एक माफिया है। अगर उसे तापसी पर थोड़ा सा भी शक हुआ तो वो उससे बिना कुछ सवाल किए उसे इतनी खतरनाक मौत देगा, जिसे सोचकर ही तुम्हारी और मेरी रूह तक कांप सकती है। मानव तरुण अभी ताशी को उस विद्युत से सिर्फ तने ही बचा सकता है। एक उसके घर पर ही मेरी ताशी सुरक्षित रह सकती है। आज सुबह ही तनेजा हाउस से मेरे ऑफिस में कॉल आया था, और मेरे बॉस ने मुझे कुछ लड़कियों की पूरी डिटेल अच्छे से चेक करके उन्हें फाइनल कर तनेजा हाउस भेजने के लिए कहा है। और ताशी ऐसे कुछ गलत करने नहीं जा रही है कि तने अयेजा की दादी को एक केयर टेकर की जरूरत है, जिसके लिए वो कल शाम को एक इंटरव्यू लेने वाली है। ताशी बस वो इंटरव्यू देने के लिए जाएगी। अगर वो सिलेक्ट हो गई तो उसकी दादी की केयर टेकर बन जाएगी। इसमें गलत क्या है, वो वहां बस अपना काम करेगी, और इससे वो उस विद्युत से भी बच कर रह पाएगी। क्योंकि तने के घर जाना तो दूर, उसके घर के बारे में सोचना भी उस विद्युत की औकात से बाहर है।
इस वक्त ताशी को बचाने के लिए मुझे इससे बेटर कुछ नहीं लग रहा है तरुण। और वैसे भी तू जानता है ना उस विद्युत को, राक्षस है वो। छोटी छोटी लड़कियों की तस्करी करना, लड़कियों को रेप करना, उन्हें मारकर काटकर फेंक देना, यही तो उसका धंधा है और मैं ताशी को उसके हाथ कभी भी नहीं लगने दूंगा। तरुण को मानव की बात सुनकर ठीक लगती है क्योंकि ताशी अगर कहीं और रहेगी तो वो आज नहीं तो कल विद्युत के हाथ लग ही जाएगी। पर ताशी का मुंबई माफिया के घर पर होने का अगर विद्युत को पता भी चल जाएगा तो भी वो उस घर की तरफ देखने की कोशिश तक नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है उस घर की तरफ देखना मतलब अपनी जिंदगी से हाथ धोना। मानव, तो अब ये फाइनल है, मैं ताशी को तनेजा हाउस भेज दूंगा। ये कहकर मानव तापसी के रूम में चले जाता है। चैप्टर 2 तनेजा हाउस जाना। मानव ताशी के रूम में जाता है तो ताशी बेड पर सिमट कर सो रही होती है। ताशी का पूरा फेस रोने की वजह से लाल हो चुका होता है। मानव ताशी के ऊपर बेडशीट उड़ाते हुए उसके सिरहाने पर बैठ जाता है और उसका सर को सहलाते हुए कहता है, बस ताशी, बस आज तू जितना रोई है, आज के बाद मैं तुझे कभी रोने नहीं दूंगा। मैं तुझे ऐसी जगह भेज दूंगा जहां तुझे उस विद्युत के डर का साया भी ना छू सके। मैं जानता हूं जहां मैं तुझे भेज रहा हूं वहां भी तेरी जान को खतरा हो सकता है। पर बच्चे, अभी तेरी इज्जत बचाने का मुझे इससे बेहतर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। बस एक बारी विद्युत पटनाकर पूरे सबूतों के साथ पुलिस के सामने आ जाए, उसके बाद मैं तुझे उस घर से भी निकाल लूंगा और फिर हम पहले की तरह तीनों साथ में रहेंगे। अगली सुबह मानव ताशी को छुपते छुपाते हुए मुंबई लेकर पहुंच जाता है। मानव ने तापसी को सब कुछ अच्छे से समझा दिया था, पर मानव ने तापसी को ये नहीं बताया था कि वो एक माफिया का घर है। तापसी बहुत मासूम और नादान थी, वो इस बात को सुनकर वो डर भी सकती थी, इसलिए मानव उसको ये बताकर डराना नहीं चाहता था। शाम को मानव तापसी को तनेजा हाउस छोड़कर आता है। मानव उसे घर से थोड़ी दूरी पर उतरता है। तापसी का पूरा चेहरा उतरा हुआ था, उसे संध्या का रोता हुआ चेहरा नजर आ रहा था। तापसी जानती थी कि संध्या और मानव उससे बहुत प्यार करते हैं। तापसी के माँ बाप की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। उस वक्त तापसी सिर्फ 9 साल की और संध्या 16 साल की थी। उनके जाने के बाद संध्या ने तापसी की हर जरूरत, जिद, विश को पूरा किया था। जब संध्या 24 साल की थी तब उसकी लाइफ में मानव आया था। मानव एक बहुत अच्छी फैमिली से आता था। संध्या मानव के ऑफिस में ही काम करती थी। धीरे धीरे मानव को संध्या की सादगी और सच्चाई से मोहब्बत हो जाती है। संध्या भी मानव को पसंद करती थी, पर अपने और मानव के बीच के फर्क को समझकर वो अपनी फीलिंग अंदर ही दबा लेती है। पर एक दिन मानव संध्या को प्रपोज कर देता है। संध्या मानव को मना नहीं कर पाती। तब मानव तापसी से मिला था। जिस तरह संध्या तापसी से प्यार करती थी उसी तरह मानव भी तापसी को प्यार करने लगा। जिस तरह से तापसी संध्या लिए उसकी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा थी, उसकी जिंदगी जीने का एकमात्र सहारा थी, ठीक वैसे ही वो मानव के लिए भी तापसी एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गई थी उसकी लाइफ का। मानव के घर वालों ने संध्या को एक्सेप्ट नहीं किया तो मानव अपना सब कुछ छोड़कर संध्या से शादी करके उसे और तापसी के साथ मुंबई आ गया। उनकी साड़ी को पूरे 5 साल हो गए थे, पर तापसी के लिए उन्होंने अपने खुद के बच्चे के बारे में सोचा तक नहीं। उन दोनों की सारी बातें, सारी खुशियां, सारे दुख, सब कुछ तापसी के इर्द गिर्द ही घूमता रहता था। तापसी भी अब बड़ी हो गई थी, उसे भी सारी चीजें समझ आने लगी थी। इसीलिए तापसी ने 3 जगह इंटरव्यू दिए थे, 2 मुंबई में और 1 पुणे में। तापसी का तीनों जगह सिलेक्शन हो गया था और तापसी ने खुद अपने लिए जॉब के लिए पुणे को चुना था। संध्या और मानव बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि तापसी पुणे जाए, पर यह तापसी की ही जिद थी कि वो मुंबई में नहीं पुणे में जॉब करना चाहती है। तापसी की जीत के आगे मानव और संध्या हार जाते हैं और वो उसे पुणे जॉब के लिए हामी भर देते हैं। तापसी ने जानबूझकर पुणे की जॉब के लिए हाँ कही थी, क्योंकि वह चाहती थी कि मानव और संध्या अब उसके ऊपर नहीं बल्कि खुद की जिंदगी पर ध्यान दें, खुद की फैमिली के बारे में सोचे। और ये तब तक पॉसिबल नहीं था जब तक तापसी उनसे दूर नहीं जाती। तापसी को पुणे गए अभी 5 महीने ही हुए थे कि उसे इस तरह से वापस मुंबई आना पड़ता है। मानव तापसी के सर पर हाथ रखते हुए कहता है, ताशी बच्चे, तू बिल्कुल भी डरना नहीं और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत मुझे कॉल करना।
पर जब तुझे कोई प्रॉब्लम हो तो तभी कॉल करना, वरना नहीं। तापसी अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए अपने आंसू साफ करके आगे बढ़ जाती है। तनेजा हाउस के बाहर एक बड़ा सा गेट था, जहां पर बड़ी बड़ी बंदूक हाथ में पकड़े कुछ गार्ड्स खड़े थे। तापसी उन्हें एक लेटर दिखाती है, जिसे देखकर वो गार्ड कहता है, जाने दो, इसे इंटरव्यू देने आए हैं। तभी वो गेट खुलता है और तापसी एक बार पीछे मुड़कर मानव की तरफ देखती है। मानव अभी भी वहीं पर खड़ा तापसी को देख रहा था। तापसी एक गहरी सांस लेकर अंदर चली जाती है। अंदर आकर तापसी देखती है कि वो घर बहुत बड़ा और आलीशान था। पर तापसी की नजर हर तरफ जाती है तो वहां पर जगह जगह पर बंदूक पकड़े कई गार्ड खड़े थे। ये देखकर तापसी अपने मन में ही बड़बड़ाते हुए कहती है, ये कोई प्रधानमंत्री का घर है क्या, जो हर तरफ इतनी हाई सिक्योरिटी लगा रखी है। खैर, इससे मुझे क्या। ये बोलकर तापसी अंदर चली जाती है। वो घर जितना आलीशान, सुंदर और बड़ा बाहर से नजर आ रहा था, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत और बड़ा वो अंदर से था। तापसी अपनी हरी आंखों को चमकाते हुए उस घर को देख रही होती है। तभी एक सर्वेंट तापसी के पास आकर कहती है, क्या आप भी यहाँ इंटरव्यू देने आए हैं? तापसी उस सर्वेंट की बात सुनकर हाँ में सर हिला देती है। ये देखकर वो सर्वेंट तापसी को साइड की तरफ इशारा करते हुए कहती है, तो आप इधर आइए, जितनी भी लड़कियां इंटरव्यू के लिए आए हैं वो उधर ही बैठी हुई है। चैप्टर 3 इंसानियत। तापसी उस सर्वेंट की बात सुनकर हाँ में सर हिला देती है। ये देखकर वो सर्वेंट तापसी को साइड की तरफ इशारा करते हुए कहती है, तो आप इधर आइए, जितनी भी लड़कियां इंटरव्यू के लिए आए हैं वो उधर बैठी हुई है। तापसी उस सर्वेंट की बात सुनकर उसके साथ उस तरफ चली जाती है जिधर बाकी की और लड़कियां इंटरव्यू के लिए बैठी हुई थी। वहां पर 7 और लड़की बैठी थी। वो सारी लड़कियां तापसी को एक नज़र देखकर फिर वापस से अपनी फाइल की तरफ देखने लगती है। तापसी भी सबको इग्नोर मारते हुए दूसरी साइड आराम से बैठ जाती है। वो सब लड़कियां इस बात से बेखबर कि कोई दो लोग उन्हें ऊपर से ध्यान से देख रहे हैं, अपने अपने पूरे एटीट्यूड के साथ बैठी हुई थी। वहीं ऊपर एक 26 से 27 साल का एक लड़का और 55 साल की बूढ़ी औरत खड़े सब लड़कियों को देख रहे थे। वो औरत थी जसविंदर कौर तनय आयेजा की दादी। और जो लड़का उनके साथ खड़ा था वो है साहिल, तनय का बचपन का दोस्त और उसके खास आदमियों में से एक। साहिल के पापा और तनय के पापा भी एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे, इसीलिए साहिल और तनय भी एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त थे। दादी साहिल के कंधे पर मारते हुए कहती है, देख रहा है साहिल पुत्र इन तितलियों को? इन्हें देखकर तो साफ लग रहा है कि यह तो खुद को नहीं संभाल सकती, तो मुझे क्या खाक संभालेंगी। साहिल, दादी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, और आप ही ने तो इन सबको बुलवाया है इंटरव्यू के लिए। दादी साहिल की बात सुनकर मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ बुलाया था, पर मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरा ध्यान रखने के साथ साथ मेरी दोस्त भी बने। पर ये लड़कियां तो ऐसी लग रही है जैसे मेरा ध्यान रखने के बदले ये मुझे खुद ही निपटा न से। पुत्र। तभी दादी की नज़र साइड में बैठी तापसी पर पड़ती है। उसे देखकर दादी साहिल से कहती है, देख उसे देख, जो लड़की सबसे साइड में बैठी है। देखने में वो कितनी सोनी नजर आ रही है, बिल्कुल किसी कांच की गुड़िया की तरह। पर जब ये कांच की गुड़िया अपना मुंह खोलेगी तो देखना कैसे कांटे बरसाएगी। दादी की बात सुनकर साहिल मुस्कुराकर दादी की चीन को पकड़ते हुए कहता है, दादी तुस्सी भी तो किन्ने सोने हो, पर तुस्सी तो बिल्कुल भी नकचरे नहीं हो, बल्कि तुस्सी तो बहुत स्वीट हो और बहुत प्यार से बातें भी करते हो। दादी मुंह बनाते हुए कहती है, वही तो ना पुत्र, मेरी तरह थोड़ी ना होना है इन लड़कियों ने। चल छोड़, तुझे मैं अपनी बात बोलकर नहीं प्रूफ ऑफ कर बताती हूँ। ये कहकर दादी किसी को फोन करती है और कहती, चल भाई हो जा शुरू। दादी को देखकर साहिल को कुछ समझ नहीं पाता। वहीं नीचे एक 50 साल की औरत अपने हाथों में जूस की ट्रे लेकर उन लड़कियों की तरफ आती है। जैसे ही वो उन लड़कियों के सामने आती है तभी उसका पैर उसकी साड़ी से उलझता है, जिससे वो लड़खड़ा जाती है और उस औरत के हाथ से वो जूस के गिलास से भरी ट्रेन नीचे गिर जाती है, जिससे सारे जूस के छींटे हैं उन सब लड़कियों के ऊपर पड़ जाते हैं। जूस के छींटे पड़ते ही वो सब लड़कियां एक साथ अपनी जगह से उठते हुए हैं, चिल्लाकर कहती है, ये क्या कर दिया तुमने। तभी एक लड़की उस औरत के सामने आकर कहती है, अंधी हो क्या तुम? तुम्हें दिखाई नहीं देता? मेरी न्यू ड्रेस खराब कर दी तुमने। अब एक एक कर सब लड़कियां उस औरत पर बरस पड़ती है।
ऊपर से दादी और साहिल खड़े ये सब देख रहे होते हैं। दादी लाचारी से नामे अपना सर हिलाते हुए कहती है, क्या हो गया है आजकल के बच्चों को, जो अपने से बड़ों की इज्जत करना ही भूल गए हैं। वही तापसी को भी ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने आप को कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि मानव ने यहाँ आने पहले उसे समझाया था कि वो इस घर में किसी से भी नहीं उलझेगी। वो ऑलरेडी ही एक एक मुसीबत में फंसी हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि वो दोबारा और बड़ी मुसीबत में फंस जाए। इसलिए उसे बस चुप रहना है, किसी के साथ ना ही कोई बहस करनी है और न ही उलझना है। वही एक लड़की चिल्लाते हुए उस औरत से कहती है, तुझे पता, मैंने ये ड्रेस स्पेशली इंटरव्यू के लिए खरीदी थी, और तेरी एक लापरवाही की वजह से मेरी सारी ड्रेस पर जूस गिर गया है। सबके इस तरह चिल्लाने से वो औरत घबरा जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। दादी साहिल से कहती है, चल साहिल पुत्र, अब नीचे चलते हैं। ये कहकर दादी जैसे ही नीचे जाने के लिए मुड़ती है, तभी उनके कानों में एक आवाज पड़ती है, आप ठीक तो है। ये आवाज सुनकर दादी और साहिल मुड़कर नीचे देखते हैं तो तापसी उस औरत को उठाते हुए उससे पूछ रही थी। वो औरत रोते हुए कहती है, मुझसे गलती से ही गया था। तापसी हल्की सी स्माइल के साथ कहती है, जानती हूँ। तापसी को इस तरह उस औरत से बात करता देख सभी लड़कियां उसे घूरने लगती है। तभी एक लड़की कहती है, ये देखो, कुछ लोगों को महान बनने का बहुत शौक होता है। देखिए इनकी महानता, इन्होंने हमारी पूरी ड्रेस खराब कर दी, और ये इनसे पूछ रही है कि ये ठीक है या नहीं। तापसी, इसे महानता नहीं इंसानियत कहते हैं, और तुम सब तो मिलकर इन पर इस तरह चिल्ला रही हो जैसे नीचे गिरकर पता नहीं इन्होंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। एक बात बताओ कि तुम में से कभी भी कोई भी ऐसे अचानक नीचे नहीं गिरा है क्या? और गिरने से कभी खुद का या किसी और का नुकसान नहीं किया तुम लोगों ने? तापसी की बात सुनकर सब लड़कियां चुप हो जाती है। चैप्टर 4 तने आहेजा। तापसी की बात सुनकर सब लड़कियां चुप हो जाती है। वही दादी और साहिल के होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। तभी तापसी फिर से कहती है, यार ये भी तो इंसान ही है ना। अचानक गिर गई तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई, और वैसे भी इन्होंने कुछ भी जानबूझकर तो नहीं किया ना, और गलती तो किसी से भी हो सकती है। तभी दादी और साहिल नीचे आते हैं। उनके आने की आहट सुनकर सब लड़कियां चुप हो जाती है। दादी नीचे आकर कहती है, क्या हुआ जया? जो औरत गिरी की थी उसका नाम जया था। जया कहती है, कुछ नहीं मैडम, मैं बस जूस लेकर आ रही थी। गलती से मेरे हाथ से वो जूस इन सब के ऊपर गिर गया। दादी ये सुनकर कहती है, कोई बात नहीं जया, तू ये सब समेट के अंदर चली जा। फिर दादी उन सब लड़कियों की तरफ देखकर कहती है, हाँ तो कुड़ियों, मैंने अपनी केयरटेकर चुन ली है। दादी की बात सुनकर सब लड़कियां हैरान होकर उनकी तरफ देखती है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है, पर आंटी इंटरव्यू तो अभी तक हुआ ही नहीं है ना, फिर आपने अपनी केयरटेकर कैसे चुन ली? दादी हंसते हुए उस लड़की से कहती है, पुत्र, जो अभी तक हो रहा था, तुम्हें क्या लगता है वो क्या था? वो इंटरव्यू ही तो था पुत्र। ये सुनकर सब लड़कियां एक दूसरे को देखते हुए अपना सर झुका लेती है। फिर दादी कहती है, साहिल की तरफ देखकर कहती है, साहिल पुत्र, इन सब को बाइज्जत घर से बाहर भेज दे। साहिल, जी दादी। तापसी भी उन सब लड़कियों के साथ जाने लगती है। तभी दादी उससे कहती है, तू रुक यही। तापसी, दादी की बात सुनकर वहीं पर रुक जाती है। दादी तापसी से कहती है, ओए पुत्र, नाम की है तेरा? तापसी, दादी की बात सुनकर कहती है, जी मेरा नाम तापसी सूद है। ये सुनकर दादी कहती है, बहुत ही सुंदर नाम है, पर तू वापस कहाँ जा रही है? दादी की बात सुन तापसी थोड़ा कंफ्यूज होकर कहती है, वो अपने ही तो कहा था कि। दादी तापसी की बात को समझते हुए कहती है, अरे वो तो उन सब लड़कियों के लिए कहा था, तेरे लिए थोड़ी ही ना कहा था। अरे तुझे तो ये नौकरी मिल गई है। दादी की बात सुनकर तापसी खुश होते हुए कहती है, मैं, दादी। दादी तापसी को ऐसे देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ पुत्र। अब तापसी जल्दी से दादी के पैर छूते हुए कहती है, थैंक यू दादी, थैंक यू सो मच, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत थी। फिर वो अपने मन में ही कहती है, अगर ये नौकरी मुझे नहीं मिलती है तो जीज और दी के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाती।
दूसरी तरफ रूस में एक घने जंगल के बीचों बीच एक लकड़ी का कॉटेज बना हुआ होता है। उस कॉटेज के बाहर एक वेन खड़ी थी, जिस पर कुछ कुछ छोटे छोटे बच्चों को बैठाया जा रहा होता है, जो इस वक्त नशे में लग रहे थे। अंदर से एक आदमी की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। उसकी चीखें इतनी दर्द भरी थी, जिसे सुनकर किसी के भी रोकते खड़े हो जाएं। उस आदमी को कुछ गार्ड्स बहुत ही बेरहमी से अपनी हाथ में पकड़ी बंदूक के पिछले हिस्से से मार रहे होते हैं। उस आदमी के हाथों से घुटनों से मुंह पर कई जगहों से खून निकल रहा होता है। तभी एक लड़का जिसकी उम्र 26 साल के करीब की होगी, जिसने व्हाइट कलर शर्ट पहनी हुई होती है, उसने अपनी शर्ट को अपनी कोहनी तक फोल्ड किया होता है। वो उस आदमी को घूरते हुए कहता है, टेल में तुमने बाकी के ड्रग्स कहाँ छिपाए हैं? मार खाने वाला आदमी हाफते हुए कहता है, अंकित, आई डोंट नो वेयर द रेस्ट ऑफ द ड्रग्स आर, ट्रस्ट मी। उस आदमी की बात सुनकर अंकित उस आदमी का जबड़ा पकड़कर गुस्से से कहता है, देख अभी मैं पूछ रहा हूं, तो आराम से बता दे। अगर माफिया किंग यहां आ गया तो जानता है ना क्या होगा। अंकित की बात सुनकर भी वो आदमी कहता है, आई सेड आई डोंट नो एनीथिंग, लीव मी। उस आदमी के इतना कहते ही बाहर एक के बाद एक कई गाड़ियां आकर रुकती है। उन गाड़ियों की आवाज सुनकर अंकित उस आदमी का जबड़ा छोड़ते हुए कहता है, तेरे जीना का मौका चला गया बेटे अब। उन गाड़ियों से कुछ गार्ड्स बाहर आते हैं और बीच में खड़ी गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं। उसमें से एक लड़का बाहर निकलता है। उसने इस वक्त एक ग्रे कलर की शर्ट और उसके बाहर से एक डार्क ग्रे कलर की ही हाफ जैकेट पहनी हुई होती है। उस लड़के की बड़ी बड़ी आंखें हल्की भूरी रंग की, गहरी, नसीली और बेहद अट्रैक्टिव दिख रही होती है, पर उसकी तरफ देखने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही होती है। उस लड़के की पर्सनैलिटी और ऑरा काफी खतरनाक महसूस हो रहा होता है। वो अपने कदम उस कॉटेज के अंदर बढ़ा देता है। जो आदमी कुर्सी पर बंधा हुआ था, जब उसकी नजर सामने से आते हुए उस लड़के पर जाती है, तो अभी तक उसके फेस पर जो मार खाने की वजह से दर्द नजर आ रहा था, वो दर्द अब एक खौफ में बदल जाता है। वो डरते हुए अटकती हुई आवाज में कहता है, ममा माफ माफिया किंग। उसके मुंह से माफिया किंग सुनकर अंकित पीछे पलट कर देखता है और फिर उस आदमी से थोड़ा दूर हो जाता है। अंकित अभी आए उस लड़के से कहता है, इसने अभी तक उन ड्रग्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अंकित की बात सुनकर वो लड़का अपनी पलकें उठाकर अपने एक गार्ड की तरफ देखता है, तो वो गार्ड सर झुकाकर बाहर चला जाता है और कुछ ही पलों में वापस आता है, पर इस वक्त उसके हाथ में एक लकड़ी का बॉक्स होता है। वो गार्ड वो बॉक्स अंकित की तरफ बढ़ा देता है। अंकित उस बॉक्स को देखकर हैरानी से पहले अपने बगल में खड़े उस लड़के की तरफ देखता है, पर उस लड़के के फेस पर कोई भी भाव नहीं होते हैं। ये देखकर अंकित वो बॉक्स पकड़ लेता है और फिर उस बंधे हुए आदमी से कहता है, ये तुम्हारा लास्ट चांस है, बता दो कि और बच्चियों कहां पर है। ये बोलते हुए अंकित वो बॉक्स खोल देता है। अंकित की बात सुनकर वो आदमी जैसे ही वापस से मना करने वाला होता है, तभी उसकी नजर उस बॉक्स पर जाती है और वो पूरी तरह से डर जाता है। एक्चुअली उस बॉक्स के अंदर कुछ मकड़ियां होती है। वो कोई आम मकड़ियां नहीं होती है। वो ऐसी मकड़ियां होती हैं जो खून देखकर पागल हो जाती थी और खून के साथ साथ मांस को भी खा लेती थी। उन मकड़ियों का जहर इतना खतरनाक होता है कि जिसे भी वो मकड़ी काट ले, इंसान की पूरी बॉडी में इतना दर्द होता था जैसे लाखों सांप एक साथ डंक मार रहे हो। उन मकड़ियों को देख वो आदमी एकदम से चिल्लाते हुए कहता है, नो 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 नो, I'll tell you where the rest of the drugs are kept. All the information about those drugs is on my phone. अंकित उस आदमी की बात सुनकर अपने सामने खड़े लड़के की तरफ देखता है, तो वो लड़का अपना एक हाथ अपनी पॉकेट में डालकर कहता है, किल इट, और उस कॉटेज से बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही अंकित गार्ड्स की तरफ देखता है और वो बॉक्स उनके हाथ में पकड़ाकर कहता है, क्लीन अप दिस मेस आफ्टर इट डाइज। और वो भी अब उस लड़के के पीछे चला जाता है और पीछे से उसे आवाज देते हुए कहता है, तनय। तो ये है तनय अयेजा, जिनकी उम्र 26 साल है, हाइट 6.1 फुट, चौड़े कंधे, मजबूत सीना, जो उसकी कसी हुई शर्ट में साफ नजर आ रहे होते हैं। आंखें नसीली, गहरी और हल्की सी भूरी, घनी आईब्रो। उसके फेस पर एक तेज चमक रहा था।
तने की पर्सनैलिटी ऐसी थी, कोई भी लड़की अगर उसे एक बार देख ले तो पूरी जिंदगी सिर्फ उसकी एक झलक के साथ ही रह सकती थी। तने अहेजा जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक माफिया किंग भी है। तने के कई तरह के बिजनेस थे, ऐसी कोई चीज नहीं थी जो तने के बिजनेस में ना आती हो। अंकित जल्दी से तने के पास आकर कहता है, दादी ने अपने लिए केयरटेकर रख ली है। साहिल का फोन आया था। अंकित की बात पर कोई जवाब ना देते हुए तने अपनी गाड़ी में बैठ जाता है, जिसका दरवाजा ऑलरेडी गार्ड ने खुला हुआ होता है। तने की गाड़ी वहां से निकल जाती है, उसकी गाड़ी के पीछे उसके सारे गार्ड्स की गाड़ियां भी निकलने लगती है। तभी अंकित को अंदर से उस आदमी की तड़पने और चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर अंकित एक गहरी सांस लेकर कहता है, कभी कभी ये लड़का पूरा का पूरा नरक का देवता बन जाता है। मुंबई में तनेजा हाउस में साहिल ने तापसी को दादी की सारी मेडिकल प्रॉब्लम और उनकी दवाइयों के बारे में समझा दिया था, और उनकी मेडिकल फाइल्स भी उसे दे दी होती है। तनेजा हाउस काफी बहुत बड़ा होता है। दादी का रूम फर्स्ट फ्लोर पर था, तो तापसी को भी दादी के पास वाला रूम दिया गया था। साहिल का रूम सेकंड फ्लोर पर था। साहिल उसे घर के बारे में बता रहा होता है कि कौन सी चीज कहां पर है। तभी तापसी थर्ड और फोर्थ फ्लोर की तरफ देखती है। साहिल उसे ऊपर की तरफ देखता देखकर कहता है, तापसी तुम्हें ऊपर उन दोनों फ्लोर पर जाने की तो क्या देखने की भी परमिशन नहीं। तापसी साहिल की बात सुनकर कहती है, जी मैं समझ गई। ये बोलकर तापसी एक नजर उठाकर फिर उस फ्लोर की तरफ देखती ही है, और अगले ही पल वापस से अपनी नजरें साहिल की तरफ कर लेती है। चैप्टर 5 पहली मुलाकात। साहिल तापसी को समझाकर वहां से निकल जाता है। तापसी एक नजर ऊपर की तरफ देखती है। उस फोर्थ फ्लोर पर पूरी गिलास वॉल लगी हुई होती है, पर उस ग्लास वॉल से भी अंदर का कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता है। तापसी उस तरफ देखकर साहिल की कॉपी करते हुए कहती है, आपको वहां जाना तो क्या देखना भी माना है। फिर वो मुंह बनाकर खुद से ही कहती है, मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं वहां जाऊंगी। वैसे भी ये ऊपर वाले दोनों फ्लोर देखकर मुझे किसी हॉरर मूवी का सेट जैसी फील आ रही है। और वहां क्या बूंदी के लड्डू बट रहे हैं, जो मुझे वहां जाने से ही मना कर दिया है। वैसे भी मुझे क्या करना है, कुछ टाइम बाद तो मुझे वापस ही जाना है। हाँ कहकर तापसी वहां से चली जाती है। धीरे धीरे तापसी दादी के बहुत करीब आ गई थी। तापसी की बातें, उसकी नादानी, उसका दादी के प्रति चिंता दादी को बहुत पसंद थी। दादी से तापसी को पता चला कि उस घर में उनके दादी के देवर के बेटा बहू और उनके दो लड़के भी रहते हैं, जो आज कल घूमने के लिए कहीं बाहर गए हैं। तापसी का एक हफ्ता उस घर में आराम से निकल जाता है। इस एक हफ्ते में दादी और तापसी बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझने लगे थे। दादी को तो तापसी से बहुत ज्यादा लगाव भी हो गया था, पर इस एक हफ्ते में उसे अपनी दी और जिज की भी बहुत याद आई थी। तापसी इस वक्त खिड़की पर खड़ी बस एकटक आसमान में फैले उन सितारों को देखे जा रही होती है, जिनकी संख्या इस वक्त बेहिसाब थी। ऊपर उस आसमां को देखकर तापसी को काफी सुकून मिल रहा होता है। कुछ देर तक वहीं पर खड़े रहने के बाद तापसी अपने बेड पर जाकर लेट जाती है। बेड पर लेटते ही उसे नींद भी आ जाती है। आधी रात को तापसी को नींद खुलती है। तापसी उठकर अपने बेड के साइड टेबल की तरफ देखती है तो उसे याद आता है कि वो तो आज रूम में अपने लिए पानी लाना ही भूल गई है। ये सोचकर तापसी लाइट ऑन कर घड़ी में टाइम देखती है तो रात के 3 बज गए थे। तापसी को बहुत प्यास लग रही होती है। वो नींद में ही अपनी आंखें मलते हुए अपने रूम से बाहर निकल जाती है। वो नीचे जाने के लिए सीढ़ियों के पास आती ही कि तभी उसकी नजर अचानक से ही थर्ड और फोर्थ फ्लोर पर जाती है। उसे इस घर में आए एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका था, और उसने हमेशा ऊपर इन दोनों फ्लोरों में अंधेरा ही देखा था। पर आज वहां हल्की सी डिम रोशनी देखकर ताशी पहले तो हैरान रह जाती है। फिर वो खुद से ही कहती है, ऊपर तो कोई भी नहीं आता जाता, तो फिर आज उस फ्लो की लाइट्स क्यों ऑन है। ये बोल तापसी चुप हो जाती है और ऊपर की तरफ ध्यान से देखने लगती है। तभी तापसी को उस डिम रोशनी में किसी की परछाई सी दिखाई देती है, जिसे देखकर साफ पता चल रहा होता है कि कोई रूम में इधर से उधर चल रहा है। उस परछाई को देखकर तापसी कुछ देर तक समझने की कोशिश करती है कि आखिर ऊपर ये है कौन।
थोड़ी ही देर में उसकी दिमाग की बत्ती जलती है और वो अपने मुंह पर अपने हाथ रखते हुए कहती है, ओ माय गॉड, ऊपर कहीं कोई चोर तो नहीं घुस आया है। हाँ हाँ, चोर ही होगा, वरना इतनी रात को भला इस भूतिया जगह पर कौन आ सकता है। पर अब मुझे क्या करना चाहिए? ये बोलकर तापसी परेशान होकर को सोचने लगती है। तभी उसे साहिल का ध्यान आता है। वो जल्दी से सेकंड फ्लोर पर जाते हुए कहती है, मैं जल्दी से जाकर साहिल को बता देती हूँ, फिर वो हो निपट लेंगे इस चोर से। ये बोलकर तापसी सीधे साहिल के रूप में जाती है। वो जल्दी से रूम का दरवाजा बाहर से नॉक करती है, पर अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती। कुछ देर तक नॉक करने के बाद भी जब अंदर से कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता, तो तापसी खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। उसे तो लगा था कि शायद इतनी रात को साहिल गहरी नींद में सोया होगा, पर अंदर आकर तापसी देखती है कि साहिल तो रूम में है ही नहीं। ये देखकर तापसी अपनी एक उंगली अपने दांतों के बीच में डालकर उसे दबाते हुए कहती है, ये तो अपने रूम में है ही नहीं। अब मैं क्या करूं? अभी तो वो चोर सिर्फ ऊपर वाले फ्लो में ही है, फिर वहां चोरी करके वो नीचे इस फ्लो पर भी आएगा और कहीं उसने मुझे और दादी को कुछ कर दिया तो। ये सोचकर ही तापसी की डर से हालात खराब हो रही होती है, और वो ना में अपना सर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, दादी और मैं अभी इस घर में अकेले हैं। अब दादी और खुद को बचाने की सारी जिम्मेदारी मेरी बनती है। ये बोलकर तासी इधर उधर नजर घुमा कर देखती है। तभी उसे साहिल के रूम के एक कोने में एक हॉकी नजर आती है। अब तासी अपना दुपट्टा एक साइड कर उसे अपनी कमर पर बांधते हुए उस हॉकी के पास जाकर हॉकी को अपने हाथ में लेते हुए कहती है, चोर कहीं के, अब तू देखेगा ताशी का गुस्सा और फिर पछताएगा कि तू इस घर में चोरी करने आया ही क्यों था। ये बोल तापसी एक गहरी और लंबी सांस लेती है, और फिर आराम से बिना किसी आहट के सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगती है। वैसे तो ऊपर जाने के लिए लिफ्ट भी थी, पर लिफ्ट के खुलने और बंद होने की आवाज से चोर सतर्क ना हो जाए, इसीलिए वो सीढ़ी से ऊपर जाना ही सही समझती है। तापसी कुछ ही देर में ही थर्ड फ्लोर पर पहुंच जाती है। वहां काफी हल्की रोशनी की वजह से तापसी को कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ होता है, पर फिर भी तापसी बहुत संभल कर आराम आराम से आगे कदम बढ़ाती है। वो देखती है कि वहां एक बहुत बड़ा सा रूम है जिसका डोर पूरा खुला हुआ है। तापसी अंदर देखने की कोशिश करती है, तो उसे रूम के अंदर कोई खड़ा नजर आता है, जिसकी पीठ इस वक्त तापसी की तरफ थी। तापसी उस इंसान को देखकर हल्के से खुद में ही कहती है, कैसा चोर है, चोरी करने के बजाय कितने मजे से खड़ा है, बेवकूफ कहीं का, जैसे इसी का ही रूम हो। फिर तापसी अपने हाथ में पकड़ी हॉकी की तरफ देखते हुए उसे और कसकर पकड़ लेती है, और सोचती है इसे इसके सर पर मारकर इसे बेहोश कर दूंगी, तब तक शायद साहिल भी आ जाए। ये बोलकर तापसी धीरे धीरे कदमों से उस इंसान की तरफ बढ़ती है। थोड़ा आगे जाकर तापसी देखती है कि इस वक्त उस इंसान ने ऊपर से कुछ नहीं पहना था। वो सिर्फ एक लोअर पहने खड़ा था। उसने ऊपर से कोई भी शर्ट नहीं पहनी हुई थी और तापसी को उसकी बिना कपड़ों की पीठ साफ नजर आ रही होती है। पर इस वक्त तापसी का पूरा फोकस उसके सर पर होता है, जहां उसने उसे हॉकी मारकर बेहोश करना था। इसीलिए वो आराम से धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़कर जैसे ही अपने हाथ में पकड़ी हॉकी उस इंसान के सर पर मारने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाती ही है, तभी वो इंसान बिजली की तेजी से पलटकर तापसी का हाथ पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से तापसी का गला। इस वक्त रूम में हल्की रोशनी होने की वजह से वो दोनों ही एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे होते हैं, पर उस इंसान की पकड़ तापसी के गले में इतनी मजबूत होती है कि तापसी को अपना दम घुटता हुआ सा महसूस होता है। इतने में वो इंसान तापसी को पीछे की तरफ धकेलते हुए खिड़की के पास ले जाता है। अब तापसी की आंखों के पास और आधे चेहरे पर चांद की हल्की रोशनी पड़ रही होती है, पर डर से तापसी ने अपनी आंखें कसकर बंद की हुई होती है। तापसी अपने एक हाथ से अपने गले पर पकड़े उस इंसान के हाथ पर लगातार मार रही होती है। अब उसका दम घुट रहा होता है। वो अपनी आंसुओं से भरी आंखों को खोलकर सामने खड़े इंसान की तरफ देखती है। तापसी की बड़ी बड़ी उन नीली खूबसूरत आंखों में आंसू तैर रहे होते हैं।
वही वो सामने खड़ा इंसान भी तापसी की उन नीली खूबसूरत आंखों को देखता है, जिसमें इस वक्त एक डर, घबराहट और आंसू साफ नजर आ रहे होते हैं। चैप्टर 6, माफी और गुस्सा। वही वो सामने वाला इंसान भी तापसी की उन नीली खूबसूरत आंखों को देखता है, जिसमें इस वक्त एक डर, घबराहट और आंसू साफ नजर आ रहा होते हैं। तापसी का हाथ पकड़ना और उसे खिड़की के पास लेकर आना, ये सब उस इंसान ने इतनी फुर्ती से किया होता है कि तापसी को तो पता ही नहीं चला कि कब वो वहां से यहां तक पहुंच गई। इस वक्त तापसी उस इंसान के बहुत करीब खड़ी होती है। तापसी की तो डर से हालत बहुत खराब होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि आज ये चोर उसका गला घोंटकर यहीं से ही उसकी भगवान के पास की टिकट काट देगा। अब उसका दम घुटने लगा था। वही वो सामने वाला इंसान तापसी की उन बड़ी बड़ी नीली आंखों को देख रहा होता है। उसे लगा मानो उसने पहले भी कहीं ये आंखें उसने देखी है, और पता नहीं क्या खिंचाव था उन आंखों में कि वो उन आंखों से अपनी नजर ही नहीं हटा पा रहा था। तापसी अब झटापटाने लगती है, खुद को उनकी गिरफ्त से छुड़ाने के लिए, पर उस इंसान की पकड़ इतनी मजबूत थी कि तापसी उसकी पकड़ से हिल तक नहीं पा रही थी। पर अब तापसी को महसूस होता है कि सामने खड़े इंसान की पकड़ उसकी गर्दन पर काफी हल्की हो चुकी है, जिससे वो अपनी अटकी हुई सांसों को पूरी गहराई से ले रही होती है। तापसी की सांसें बहुत तेज तेज चल रही होती है, जिससे उसकी सांसों की महक सामने वाले इंसान को भी साफ महसूस हो रही होती है। अब तापसी लंबी लंबी सांसें लेते हुए ही अपने मन में कहती है, हाय राम, वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मुझे प्यास लगी और मेरी नींद खुल गई। अरे मैं पानी के लिए अगर बाहर ही नहीं आती, तो कम से कम ये चोर बाद में मुझे मीठी नींद में ही मार देता, जिससे कम से कम मुझे मरने का दर्द और एहसास तो नहीं होता। अब तो पता नहीं है कितनी दर्दनाक मौत देने वाला है ये मुझे। ये सोच सोच कर ही तापसी की हालत खराब हुई जा रही होती है। पर अचानक तापसी को कुछ याद आता है, और वो अपने मन में कहती है, कहीं ये उस विद्युत का आदमी तो नहीं है जो मुझे ढूंढते हुए यहां तक पहुंच गया हो। ये बात दिमाग में आते ही तापसी का डर और ज्यादा बढ़ गया था। वही वो सामने वाला इंसान तापसी के मन की बातों से अनजान, बस उसकी आंखों में डूबा हुआ उसे देखे जा रहा होता है। इतने में पूरे रूम की लाइट्स ऑन हो जाती है, और पीछे से आवाज आती है, तने। उस आवाज को सुनकर वो इंसान जिसने इस वक्त तापसी का एक हाथ से वो हॉकी वाला हाथ पकड़ा हुआ होता है, और दूसरे हाथ से अभी तक उसने उसका दूसरा हाथ पकड़ रखा होता है, वो पीछे से अपना नाम सुनकर पीछे मुड़कर देखता है। इतने में उसकी पकड़ तापसी पर थोड़ा ढीली पड़ जाती है। ये देखकर तापसी उसे एकदम से खुद से दूर धकेल करके तुरंत पीछे खड़े साहिल के पास भागती है, और घबराते हुए कहती है, साहिल, साहिल, ये देखो यहाँ चोर घुस आया है। साहिल तापसी के मुंह से तने के लिए चोर शब्द सुनकर हैरान रह जाता है। अब तो साहिल के चेहरे का रंग ही उड़ गया था, ये सोचकर कि ना जाने तने तापसी के साथ क्या करेगा। तापसी ने पहली गलती तो उसके कमरे में आकर कर दी थी, और दूसरी गलती उसी के घर में उसे चोर कहकर। तापसी इससे पहले कुछ और कहकर अपनी मौत को यहीं पर दावत दे, इससे पहले ही साहिल जल्दी से बोल पड़ता है, तापसी, ये चोर नहीं है, ये इस घर के मालिक तने अयेजा है। साहिल के मुंह से ये बात सुनकर कि जिसे वो अब तक चोर समझ रही थी, वो चोर नहीं बल्कि इस घर का मालिक है, ये सुनकर ही तापसी के चेहरे का बचा कूचा रंग भी अब उड़ जाता है, क्योंकि दादी ने उसे कई बार बताया था कि उनका पोता कितना खतरनाक और गुस्सैल है। ये सोचते हुए तापसी को कुछ समझ ही नहीं आता कि वो अब क्या करे क्या कहे। वो हड़बड़ा कर जबरदस्ती हंसते हुए कहती है, ओ, तो ये मलिक है। फिर वो बेचारा सा मुंह बनाकर साहिल की तरफ देखकर कहती है, तो मैं जल्दी से जाती हूँ और दादी को बताकर आती हूँ कि मलिक आ गए हैं। तने अपने सामने खड़ी लड़की की ऐसी हरकतें देखकर और खुद के लिए उसके मुंह से चोर शब्द सुनकर गुस्से में दांत पीस कर कहता है, गेट आउट। तने की आवाज धीमी पर बहुत खतरनाक थी, जिसे सुनकर एक पल के लिए तो तापसी की हालत ही खराब हो जाती है। फिर वो खुद को संभालते हुए कहती है, हाँ जा रही हूँ बस, मैं तो आपके कमरे से बस जा ही रही थी सर। तभी साहिल अपना सर पकड़ते हुए कहता है, ये लड़की भी ना एक नंबर की बेवकूफ है।
फिर वो तापसी की तरफ देखकर कहता है, वो तुम्हें अपने रूम से जाने के लिए नहीं बल्कि इस घर से ही गेट आउट कर रहा है। ये सुनकर तापसी की आंखें बड़ी हो जाती है और वो तनय की तरफ देखती है। तापसी अपने सोचती है, मैं तो इस वक्त इस घर से कहीं नहीं जा सकती। अगर मैं यहां से निकल गई तो जीज की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। और कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कारण उन दोनों की जान भी खतरे में पड़ जाए। ये सोचकर कि तापसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तने से कहती है, आई एम सॉरी सर मामा, मैं मुझसे गलती। तापसी का इतना बोलना ही था कि तने गुस्से से आगे बढ़कर तापसी का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए अपने रूम से बाहर लेकर जाने लगता है। वो तापसी को बाहर धकेलते हुए कहता है, ये लड़की दोबारा मुझे यहां दिखनी नहीं चाहिए। साहिल ये देखकर बहुत घबरा जाता है, क्योंकि वो जानता था कि तने का गुस्सा कितना खतरनाक है। साहिल भी उन दोनों के पीछे पीछे बाहर आता है। उसे समझ नहीं आता कि वो तने को कैसे और किस तरह से रोके। उसे तापसी के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है। चैप्टर 7 दादी के ड्रामे। साहिल तापसी और तने के पीछे पीछे रूम से बाहर आता है। तापसी इस वक्त नीचे गिरी होती है। तने साहिल की तरफ देखकर गुस्से से कहता है, आई शुड नेवर सी दिस गर्ल अगेन। तने ने ये बात इस तरह से कही कि साहिल जल्दी से हाँ में अपना सर हिला देता है और तने के रूम से बाहर आ जाता है। तने अब अपने रूम का दरवाजा बंद कर देता है। वही बाहर खड़े साहिल को तापसी के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है। वो तापसी को उठने में हेल्प करता है। तापसी रोते हुए कहती है, साहिल मुझे सच में लगा था कि यहाँ कोई चोर घुस आया है। मैं आपके रूम में भी गई थी, पर आप वहां पर नहीं थे। मुझे लगा कि दादी और मैं अकेले हैं, इसीलिए मैं खुद ही यहाँ आ गई। उस चोर को। तापसी इससे आगे कुछ कहती इतने में साहिल बोल पड़ता है, उस चोर को हॉकी से मारने के लिए। साहिल की बात सुनकर तापसी मासूमियत से हाँ में सर हिला देती है और अभी भी उसकी आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। तापसी को ऐसे देखकर साहिल अपने मन में ही कहता है, तापसी इसे तुम्हारी बेवकूफी समझूं या भोलापन, जो एक माफिया के घर पर तुमने चोर आने की बात सोच ली। फिर वो तापसी के सर पर हाथ रखते हुए कहता है, कोई बात नहीं तापसी, मैंने इसी वजह से ही तुम्हें यहाँ आने से मना किया था। तापसी साहिल ने बात सुनकर सुबकते हुए कहती है, पर साहिल मुझे सच में इस जॉब की इस वक्त बहुत जरूरत है। प्लीज प्लीज हेल्प मी। तापसी की बात सुनकर साहिल कुछ सोचने हुए कहता है, ठीक है, अभी के लिए तुम अपने रूम में जाओ, कल सुबह देखता हूं मैं कि क्या कर सकता हूं। साहिल के कहने से तापसी अपने रूम में तो चली जाती है, पर रात भर इस घर से जाने की बात सोच सोचकर उसे नींद ही नहीं आती। सुबह दादी अपने रूम में आराम से सोई हुई होती है और उनका फोन रिंग करता है। फोन की रिंग सुनकर वो नींद में ही फोन उठाकर कहती है, अरे कमबख्त, तो रात को तो चैन से सोने दिया करो, रात को भी कंपनी के कॉल आने लगे हैं। दादी की बात सुनकर साहिल कहता है, अरे दादी उठो, कंपनी वाले नहीं, मैं हूँ साहिल, मैं बोल रहा हूँ। दादी साहिल की आवाज सुनकर कहती है, ओए साहिल खोते, तो इतनी रात को फोन क्यों कर रहा है। साहिल दादी की बात सुनकर कहता है, अरे दादी यार, अभी रात नहीं सुबह हो रही है और आप अब जल्दी से नीचे आओ, आपके उस खड़ूस पोते ने फिर से कांड कर दिया है। दादी साहिल की बात सुन कहती है, हे कांड कर दिया, कैसा कांड कर दिया, और तू किसकी बात कर रहा है तने की? वो घर आ गया क्या? साहिल, हाँ वो घर आ गया और आते हैं अपने साथ एक बमनडर लेकर आया है। कांड का बमनडर। दादी अब जल्दी से उठकर बैठते हुए कहती है, अच्छा, तने किसी लड़की के साथ है क्या? साहिल, हाँ दादी, अब आप जल्दी आ जाओ। दादी हंसते हुए कहती है, अरे तू भी न साहिल एक नंबर का बेवकूफ है, अरे पुत्तर, उसे कांड नहीं रोमांस कहते हैं, रोमांस। साहिल ये सुनकर अपने फोन की तरफ देखकर अपने सर पर हाथ मारते हुए कहता है, ये दादी भी ना पूरी फिल्मी दुनिया में रहती है। फिर साहिल दोबारा से कहता है, दादी तने कोई रोमांस नहीं बल्कि आपकी प्यारी तापसी को इस घर से बाहर फेंकने वाला है। अगर आप चाहती हैं कि तापसी इस घर से ना जाए तो जल्दी से नीचे आ जाए, वरना अपनी रजाई खींचकर वापस से सो जाए। ये कहकर साहिल फोन कट कर देता है
और दादी जल्दी से अपने बेड से उठकर फ्रेश होने चली जाती है। कुछ देर बाद साहिल दादी के रूम में आकर उन्हें सारी बात बता देता है और दादी अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और कहती है आखिर इस लड़के की प्रॉब्लम क्या है। तभी साहिल अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहता है तने का जोगिक से आने का टाइम ही गया है। ये सुनकर दादी अपनी जगह से उठते हुए कहती है तो तू यहाँ पर खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, चल नीचे। तने जीगिक से वापस आता है तो उसे नीचे दादी और साहिल खड़े नजर आते हैं। वो एक नजर साहिल को देखता है। साहिल तने की नजर खुद पर महसूस कर जल्दी से कहता है नहीं वो अभी नहीं गई है। ये सुन तने की आंखें ठंडी पड़ जाती है। तभी दादी तने के सामने आकर कहती है तने पुत्र ये क्या है। दादी की बात सुनकर तने दादी की तरफ देखता है। तने की नजर खुद पर पड़ते ही दादी हड़बड़ाते हुए कहती है वो बेटा तापसी अच्छी लड़की। दादी के इतना बोलते ही तने बिना उनकी पूरी बात सुने वहां से अंदर की तरफ जाने लगता है। तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज आती है सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर आपको चोर नहीं कहा था। तापसी के मुंह से दोबारा खुद के लिए चोर सुनकर तने गुस्से में उसकी तरफ पलटता है तो तापसी को देखता ही रह जाता है। जब रात को तने ने तापसी को पकड़कर खिड़की के पास खड़ा करा था तब उस पूरी जगह पर अंधेरा था जिसमें सिर्फ उन दोनों की आंखें ही नजर आ रही थी। फिर जैसे ही लाइट्स ऑन होती है वैसे ही तापसी सीधा जाकर साहिल के पीछे छुप गई थी। फिर तने ने जब तापसी का बाजू पकड़कर उसे अपने रूम से बाहर निकाला था तो तब भी तने ने एक बार भी तापसी की तरफ नहीं देखा था। इस वक्त वो और तापसी एक दूसरे को आमने सामने देख रहे होते हैं। तने को देखकर तापसी को लगता है कि उसने तने को पहले भी कहीं देखा है पर कहाँ उसे ये याद नहीं आ रहा होता है। वही दादी तने को तापसी को इस तरह से घूरता देखकर कहती है तने पुत्र इससे गलती हो गई है और पहली गलती तो भगवान भी माफ करता है तो तू भी इसे माफ कर दे पुत्र। तने अभी भी तापसी को ही देख रहा होता है। तने पर अपनी बात का कोई असर न पड़ता देखकर अब दादी अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है और कहती है हाँ हाँ मुझ बुढ़िया की क्यों सुनेगा कोई, चल तापसी पुत्र चल, हम दोनों ही यहाँ से चले जाते हैं। जब मेरी इस घर में किसी ने सुननी ही नहीं है तो फिर यहाँ रहने का क्या फायदा। ये कहकर दादी तापसी की तरफ बढ़ती है और तापसी का हाथ पकड़ती है और उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहती है तो ठीक है पुत्र, चल पुत्र हम दोनों ही चले जाएंगे, मेरी तो किसी को यहाँ जरूरत ही नहीं है। ये बोलकर दादी रोने लगती है। अब तने खुद को संभालते हुए वो एक नजर अपने गार्ड्स की तरफ देखता है जो तने के ऑर्डर के इंतजार में होते हैं। तने एक नजर उनको देखकर वहां से सीधा अपनी लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है अपने रूम में जाने के लिए। वही साहिल कहता है दादी हो गया, अब आप दोनों कहीं नहीं जा रही है, शैतान मान गया है। ये सुन दादी जो अब तक जोर जोर से रो रही थी, ये सुनकर अचानक उनका रोना बंद हो जाता है और वो साहिल जो उनके पास में ही खड़ा था उसके कंधे पर मारते हुए कहती है तो खोते मेरी शकल क्या देख रहा है, जा जाकर बच्ची के लिए और मेरे नाश्ते का इंतजाम कर। साहिल जो हैरानी से दादी की तरफ देख रहा था कि अभी अभी तो वो इतनी जोर जोर से रो रही थी तो एक सेकंड में ही उनके फेस एक्सप्रेशन कैसे चेंज हो गए। वही दादी अभी भी साहिल को ऐसे खड़ा देखकर अपने पैर साहिल के पैर के ऊपर रख देती है जिससे साहिल एक आह की चीख के साथ दादी की तरफ देखता है। दादी तू अभी भी यहीं पर खड़ा है। अब साहिल जल्दी से अंदर चला जाता है और दादी तापसी को लेकर अपने रूम में आ जाती है। कल गिरने की वजह से तापसी के हाथ छिल गए थे जिस पर दादी दवाई लगाकर वो उसके साथ थोड़ी देर बैठकर उसे समझाती है कि तने एक अलग तरह का इंसान है जिसे अपने आसपास किसी की भी मौजूदगी पसंद नहीं है। दूसरी तरफ तने अपने रूम में बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा होता है। उसकी आंखों और फेस पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वो अपने लैपटॉप पर काम करते हुए अंकित को कॉल करता है। अंकित जो इस वक्त आराम से सोया हुआ था वो नींद में ही हेलो बोलता है। तभी उसके कान में तने की कोल्ड वॉइस पड़ती है अभी निकलना है। तने इतना बोल फोन कट कर देता है। वही अंकित की तो तने की आवाज सुनकर ही नींद ही उड़ गई थी।
फोन कट हो जाने के बाद वो फोन की तरफ देखकर फोन को अपने माथे पर मारते हुए कहता है, ये कैसा निशाचर इंसान है, ना खुद रात को सोता है और ना मुझे सोने देता है। हे भगवान, ऐसी कौन सी मनहूस घड़ी थी वो, जब मैं इसका असिस्टेंट बना था। चैप्टर 8, राक्षस पोता। तने कुछ ही देर में रेडी होकर घर से बाहर निकलता है। इस वक्त तने ने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था और चेहरे पर मास्क लगा था। उसके बावजूद भी उसकी हैंडसम पर्सनैलिटी किसी भी लड़की को अपना दीवाना बना सकती थी। तने के हाथों में लिमिटेड एडिशन वॉच जिसमें लगे छोटे छोटे डायमंड शाइन मार रहे थे। तने के बाहर आते ही देखता है कि उसकी गाड़ी के आगे पीछे कई सारी ब्लैक कलर की गाड़ियां खड़ी थी, साथ ही उसके गार्ड्स भी, जिनमें से एक जल्दी से आगे आकर तने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता है और तने गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। उसके पीछे वाली गाड़ी में अंकित बैठा उबासी लेते हुए कहता है, कैसा है ये इंसान, इसे कभी भी नींद नहीं आती है क्या, जो रात को ही ये दुनिया के इस कोने से उस कोने के लिए ट्रेवल करता रहता है। अब एक एक करके सारी गाड़ियां सुनसान रोड पर निकल पड़ती है। दूसरी तरफ तापसी अपने रूम में बेड पर लेटी पिलो पर अपना चेहरा छुपाए रोए जा रही थी। उसे आज अपनी दी और जीज की बहुत याद आ रही थी। उसके साथ आज तक किसी ने भी इस तरह से बिहेव नहीं किया था जैसा कि आज हुआ था। मानव ने उसे हमेशा एक अच्छा माहौल दिया था, हर चीज बेस्ट ही दी थी। और वो हमेशा उसकी गलती होने के बाद भी उसे ही सपोर्ट करता था। कभी भी संध्या या मानव दोनों ने ही तापसी से तेज आवाज में बात तक नहीं की थी। ये सोचकर तापसी को रोते रोते ना जाने कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। सुबह उठकर तापसी अपना मुंड थोड़ा ठीक करने की कोशिश करती है ताकि दादी को भी उसके लिए बुरा ना लगे। दादी को शुगर की प्रॉब्लम थी तो तापसी दादी को रोज सुबह कुछ देर वॉक कराकर उनके साथ योगा करती थी ताकि दादी की हेल्थ ठीक रहे। आज भी तापसी रोज की तरह दादी को वॉक कराकर उनके सामने बैठकर योगा कर रही थी, पर आज तापसी के चेहरे पर वो रोज वाली मुस्कुराहट और शरारत नहीं थी। ये देखकर दादी कहती है, तापसी पुत्र क्या हुआ, तू तनु की कल की बात से अभी तक उदास है क्या। दादी की बात सुनकर तापसी गुस्से से कहती है, उदास नहीं तो क्या खुश होंगी दादी, आपके उस राक्षस पोते ने कल रात को मुझे लगभग इस घर से बाहर ही निकाल फेंका था। तापसी अपनी नाराजगी और गुस्से में ये सब अचानक बोल गई थी। ये सब बोलने के बाद उसे एहसास होता है कि उसने दादी के सामने क्या बोल दिया। तापसी दादी की तरफ देखकर अपने एक कान को पकड़कर कहती है, सॉरी दादी, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। दादी हल्के से मुस्कुराकर कहती है, नहीं पुत्र, तूने जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। तभी तापसी कहती है, अरे धीरे बोलिए दादी, अगर आपके पोते ने सुन लिया तो वो इस बार तो मुझे इस घर से ही नहीं बल्कि इस शहर से ही बाहर फेंक कर आएंगे। तापसी की बात सुनकर साहिल जो उसके पीछे खड़ा हंस रहा था कि उसने कैसे तने को उसी की ही दादी के सामने राक्षस बोला था, जिस तने के सामने बड़े से बड़ा बिजनेसमैन अपना मुंह खोलने से घबराता था। किसी भी सफल इंसान को तने एक चुटकी बजाते ही अर्श से फर्श पर ला सकता था। उस तने को उसी के ही घर पर काम करने वाली एक मामूली सी लड़की ने राक्षस कहकर बुलाया था। तभी तापसी फिर से कहती है, दादी प्लीज आप अपने पोते को मत बताइएगा कि मैंने उससे राक्षस कहा है, नहीं तो पक्का मेरी नौकरी चली जाएगी। तापसी की बात का जवाब दादी के देने से पहले ही साहिल बोल पड़ता है, तने घर पर नहीं है, वो आज सुबह ही एक बिजनेस ट्रिप के लिए निकल गया, इसीलिए किसी को भी डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। साहिल की बात सुनकर दादी उदास होकर कहती है, तनु फिर से चला गया। और वही तापसी मुंह बना ऊपर आसमान को देखते हुए अपने मन में कहती है, हे भगवान जी, बचपन में की गई बचपने की गलतियों का बदला अब जाकर ले रहे हैं क्या आप मुझ मासूम बच्ची से, जो उस राक्षस को मुझे ही डराने और टॉर्चर करने के लिए कुछ घंटों के लिए आपने इस घर में भेजा था। क्या भगवान जी आप भी ना, पहले ही वो विद्युत नाम की सरदर्दी कम है जो आप एक नई आफत भी ले आए मेरी लाइफ में। ये सब बोलने के बाद तापसी अब थोड़ा शांत हो जाती है और ये सुनकर कि तने घर पर नहीं है उसे बहुत अच्छा लगता है, पर उसने अब तने के सामने न आने और उससे दूर रहने के बारे में सोच लिया था। अब ऐसे ही सुख शांति से पूरा एक हफ्ता और निकल जाता है तापसी का तनेजा हाउस में। उसे यहाँ आए हुए पूरे 2 हफ्ते हो चुके थे, पर अब तक उसकी मानव और संध्या दोनों में से किसी से एक बार भी बात नहीं हुई थी।
मानव ने उसे किसी को भी फोन करने के लिए मना किया था। तापसी के से फोन पर एक भी नंबर नहीं था और ना ही उसकी मानव और संध्या की एक भी पिक थी उसके फोन पर। मानव जानता था कि अगर तापसी तनेजा हाउस में किसी भी बाहर वाले से बात करेगी तो उसके पकड़े जाने के चांस बढ़ जाएंगे। इसीलिए उसने तापसी की सेफ्टी के लिए उसके फोन से सब कुछ हटा दिया था, ताकि बाहर से विद्युत और घर के अंदर भी कोई तापसी को पहचान न पाए। तापसी किचन में दादी के लिए कुछ पत्तों से दवा तैयार कर रही थी, तभी बाहर से कुछ लोगों की आने की आहट के साथ आवाजें भी आने लगती है। तापसी है को समझ नहीं आता कि बाहर कौन है। चैप्टर 9 शैतान लौट आया। तापसी किचन में दादी के लिए कुछ पत्तों से दवा तैयार कर रही थी, तभी बाहर से कुछ लोगों की आने की आहट के साथ आवाजें भी आने लगती है। तापसी है को समझ नहीं आता कि बाहर कौन है। तापसी किचन में खड़ी थी, तभी एक लड़की अपनी सैंडल की टक टक की आवाज के साथ किचन में आती है और तापसी पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारे कान फूट गए हैं क्या? उस लड़की के इस तरह चिल्लाने से तापसी पलटकर उसकी तरफ देखती है तो वो लड़की तापसी को देखती रह जाती है। उसने तापसी की जैसी खूबसूरती आज तक किसी लड़की में नहीं देखी थी। कुछ पलों में ही उस लड़की की आंखों में नफरत और जलन ने ले ली थी। वो तापसी पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तुम दो कोड़ी की नौकरानी। मुझे खुद यहाँ बोलने के लिए आना पड़ा। पानी लेकर आओ बाहर। तापसी को उस लड़की की टोन और रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो मानव की बात याद करके चुप रह गई कि उसे इस घर में किसी से भी उलझना नहीं है। तो वो हाँ में सिर हिला देती है। वो लड़की फिर वहां से चली जाती है। तापसी कुछ ही देर में एक ट्रे में कुछ गिलास पानी के लिए बाहर आती है। लिविंग एरिया में वो देखती है कि एक अधेड़ उम्र का जोड़ा और उनके साथ दो लड़कियां बैठी हैं, जिनमें से एक किचन वाली लड़की ही थी। तापसी उन सबको पानी देती है। तभी वो औरत कहती है, ताई जी को कब से खूबसूरत नौकरानी रखने का शौक हो गया है। तभी पीछे से आवाज आती है, जब से मेरे घर से बदसूरत चेहरे बाहर गए थे। ये आवाज सुनकर वो सब अपनी जगह पर जम जाते हैं और फिर जल्दी से उस पानी के गिलास को वही टेबल पर रखकर चारों के चारों खड़े हो जाते हैं। तभी वो आदमी कहता है, ताई जी कैसी हैं आप? दादी उसे देखकर कहती हैं, ठीक वैसे ही पुत्र जैसा तू छोड़कर गया था। तो ये थे दादाजी के छोटे भाई के बच्चे। वो आदमी था अनूप तनेजा, उसकी पत्नी का नाम नीलिमा। जो लड़की किचन में आई थी निकिता इन दोनों की बेटी, और जो दूसरी लड़की उसके साथ थी वो थी सोनिया, निकिता की मौसी की लड़की, जो बचपन से ही तने से प्यार करती है। निकिता का एक भाई भी था जो अभी घर नहीं आया था। दादी दादाजी की वजह से इन लोगों को झेलती थी, वरना वो इन्हें पसंद बिल्कुल भी नहीं करती थी। और तने के लिए तो ये लोग कोई मायने ही नहीं रखते थे। इसीलिए उनके होने ना होने से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। उसे सिर्फ अपनी दादी से मतलब था। अनूप मुस्कुराते हुए दादी के पास आकर उनके पैर छूकर कहता है, प्रणाम ताई जी। दादी उसके सर पर हाथ रखकर कहती, जीउंडा रे। फिर उनकी नजर तापसी पर जाती है, जो ट्रे लेकर अभी भी वहीं पर खड़ी थी। ये देखकर उसके पास जाती है, तापसी पुत्र तो ये ट्रे ले लेकर क्यों खड़ी है? तभी निकिता कहती है, दादी घर की नौकरानी ऐसे खड़ी नहीं होगी तो और कौन होगा? फिर निकिता तापसी के आगे चुटकी बजाते हुए कहती है, हे ये खड़े खड़े शक्ल क्या देख रही हो, जाओ सबके लिए चाय लेकर आओ। निकिता की बात सुनकर दादी गुस्से से कहती है, ये नौकरानी नहीं है, ये मेरी केयर टेकर है। फिर वो तापसी से कहती है, चल बेटा तू मेरे साथ चल, तुझे ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर दादी तापसी को अपने साथ लेकर चली जाती है। उन दोनों के जाते ही निकिता सोनिया से कहती है, ये दादी भी ना केयर टेकर है तो क्या हुआ, काम तो करती ही है ना हमारे घर पर। वही दादी तापसी को अपने रूम में लाकर कहती है, तापसी बेटा तू न इन लोगों से थोड़ा दूर ही रहना, ये लोग बड़े खराब है। और अगर तुझे ये ज्यादा परेशान करे तो तू सीधा मुझे बताना। और तू चुप क्यों रही उस दिन की तरह, जैसे तूने उन लड़कियों को जवाब दिया था वैसे ही जवाब क्यों नहीं दिया तूने आज? दादी की बात सुनकर तापसी मुस्कुराते हुए कहती है, दादी आप क्यों परेशान हो रही है? इससे आपका बीपी बढ़ जाएगा। और छोड़िए ना आप उन लोगों को। तापसी अब दादी के साथ ही उनके रूम में रहती है। रात को तापसी दादी को उनकी दवाई देने के बाद जब तक उन्हें नींद नहीं आती वही बैठी रहती है।
दादी के सो जाने के बाद तापसी अपने रूम में जाती है और खिड़की के पास आकर खड़ी हो जाती है। तापसी आज उस बारे में सोच रही थी जैसे उससे आज निकिता ने बात की। मानव और संध्या ने तापसी को हमेशा अपनी पलकों पर बैठा कर रखा था। आज पूरे 2 हफ्ते हो गए थे तापसी ने उनकी आवाज भी नहीं सुनी थी। ये सोचकर तापसी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो चांद की तरफ देखकर कहती है, दीजीज क्या आप दोनों भी मुझे मिस कर रहे हैं? तापसी अपने ही ख्यालों में गुम चांद को देखकर आंसू बहा रही थी। तभी बाहर एक साथ कई गाड़ियां आकर रुकती है। एक गार्ड गाड़ी का दरवाजा खोलता है और उसमें से तनय बाहर निकलता है। तनय अंदर आ रहा होता है कि तभी उसकी नजर खिड़की पर खड़ी तापसी पर जाती है। तापसी के इस वक्त बाल खुले थे और वो एकटक बस उस चांद को ही देख रही थी। वही तनय की आंखें भी उस पर जम जाती है। तनय एक बहुत स्ट्रांग माइंड इंसान था। कोई भी चीज, इंसान या बात उसको आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता था। तनय का अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल इस तरह से था कि उसका मन उसकी परमिशन के बिना उससे कुछ भी नहीं करवा सकता था। पर पहली बार तापसी को देखकर वो खुद को रोक नहीं पा रहा था उसकी तरफ देखने से, और खासकर उसकी वो आंखें जो उसे बेहद जानी पहचानी लगती थी। तनय एक तक अपने पेंट की पॉकेट में हाथ डाले तापसी को देखे जा रहा था। तभी तापसी की भी एकदम से नजर नीचे खड़े तनय पर जाती है। एक पल के लिए उन दोनों ले नजरें आपस में टकरा जाती है। तापसी तनय को देखते ही एकदम हड़बड़ाकर अपनी खिड़की के पर्दे खींच लेती है और जल्दी से अपने बेड पर बैठकर वो कहती है, ओ गॉड ये दानव तो लौट आया। कुछ भी हो तासी, तुझे इस शैतान से दूर ही रहना है। और उसकी वो आंखें कितनी भयानक है। फिर तापसी जल्दी से अपना ब्लैंकेट खींचकर अपने ऊपर डाल देती है और कहती है, जीज ये आपने मुझे कैसे लोगों के बीच भेज दिया है? तनय भी अब तक अपने रूम में जा चुका था। वो इस वक्त शॉवर के नीचे खड़ा अपने दोनों हाथ दीवार पर रखे कुछ सोच रहा था। उसके मजबूत हाथों के कट्स और पेट पर एब्स साफ साफ नजर आ रहे थे। उसकी आंखें जो इस वक्त बेहद शांत थी, पर अंदर मानो बहुत कुछ चल रहा था। वही दूसरी तरफ तापसी एक गहरी नींद में सो चुकी थी। चैप्टर 10 जलन। अगली सुबह तापसी की नींद खुलती है और वो तन कर एक अंगड़ाई लेती है। फिर वो जल्दी से फ्रेश होकर दादी के साथ अपने रोज के रूटीन के हिसाब से गार्डन में वॉक करने के लिए चली जाती है। दादी और वो वॉक कर रहे थे। तापसी वॉक करते हुए ही दादी से कहती है, दादी आजकल साहिल नहीं दिख रहे हैं। तापसी की बात सुनकर दादी कहती है, हाँ पुत्र, वो कुछ दिनों के लिए बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ है। दादी की बात सुन तापसी कहती है, ओ अच्छा, तभी वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर तापसी और दादी योगा करने के लिए बैठ जाते हैं। कुछ देर योगा करने के बाद अचानक दादी को खांसी होने लगती है। दादी को खांसते देखकर तापसी कहती है, दादी क्या हुआ? दादी खंसते हुए कहती है, वो खांसी हो रही है पुत्र। तापसी दादी को ज्यादा खांसता देखकर कहती है, दादी आप यहीं पर रुकिए, मैं आपके रूम से आपकी दवाई लेकर आती हूँ। ये कहकर तापसी जल्दी से अंदर की तरफ भागती है। दूसरी तरफ तनय घर के बैक साइड में एक बड़े से ग्राउंड में जॉगिंग कर रहा था। ये सिर्फ तनय का स्पेस था, यहाँ पर किसी को भी आना अलाव नहीं था। तापसी दादी के रूम में आती है। रूम में पूरा अंधेरा था, तो तापसी रूम के साइड में बने गिलास वॉल से पर्दे हटा देती है। तभी नीचे से तनय की नजर भी तापसी पर चली जाती है। तापसी उन सारे पर्दों को हटाकर साइड में ठीक से एडजस्ट करती है। फिर वो दादी की दवाई लेकर वापस जाने लगती है। तापसी को वापस जाता देख तनय भी एक साइड में रखे एक छोटे से टॉवल को उठाकर अपने गर्दन के पास आए पसीने को साफ करते हुए पानी की बोतल उठाकर अपना चेहरा ऊपर कर उस पर पानी डालता है। इस वक्त तनय इतना हॉट नजर आ रहा था कि कोई भी लड़की उसे ऐसे देखकर पागल ही हो जाती। अब तनय घर के अंदर आ जाता है। उधर हॉल में बैठी सोनिया कब से तनय को एक नजर देखने के लिए वही हॉल में बैठी हुई थी। उसे जब से पता चला था कि तनय कल रात घर आया है, तब से वो उसकी बस एक झलक पाने के लिए वही बैठ जाती है। तभी तनय अंदर आता है। तनय को देखकर सोनिया का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। तनय के चौड़े कंधे और चेस्ट, उसकी बॉडी का परफेक्ट शेप होना, ऊपर से उसके गीले बिखरे बाल जिनसे पानी टपक रहा था। सोनिया का बस चलता तो वो तनय को अभी के अभी कच्चा खा जाती। वही तनय अपनी लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा था।
तभी उसे सीढ़ियों से तापसी आती हुई नजर आती है। तने ने तापसी को कुछ इस तरह से देखा था कि उसे एकटक देखने वाली सोनिया को भी इस बात का पता नहीं चला कि तने ने तापसी को देखा है। तापसी को देखकर तने भी सीधा सीढ़ियों से ही ऊपर जाने लगता है। वही खड़ी सोनिया को तो उसने नोटिस तक नहीं किया था। तापसी ने भी तने को नहीं देखा था। उसका पूरा ध्यान उन दवाइयों की शीशी पर था। वो शीशी ट्रांसपेरेंट थी तो तापसी दादी की डोज का हिसाब लगा रही थी कि कब तक वो दवाई खत्म होगी और उसे किसी को बोलकर जल्द ही दादी की नई दवाइयां मंगानी पड़ेगी। तापसी अपनी ही दुनिया में अपना ही हिसाब किताब करते हुए नीचे उतर रही थी। वही तने एक नजर में ही तापसी को ऊपर से नीचे तक देख लेता है। तापसी ने इस समय एक ब्लैक कलर की फिटिंग लेगिंग स्टाइल में एक ट्रैक पैंट पहनी हुई थी, नीचे से व्हाइट शूज और ऊपर से ब्लैक कलर की फिटिंग स्पोर्टी। तापसी ने इस वक्त अपनी बालों की एक पोनी बनाई थी, जिससे वो इस वक्त एक स्कूल गर्ल की तरह नजर आ रही थी। तापसी नीचे आते आते एकदम से तने से टकरा जाती है। टकराते ही वो दादी की दवाई को कसकर पकड़ लेती है और जब देखती है दादी की दवाइयों को कुछ नहीं हुआ है तो मुस्कुराते हुए कहती है, आह बचा लिया मैंने इन्हें। तभी उसे एहसास होता है कि वो खुद तो इस वक्त किसी की बाहों में झूल रही है। वो अपना सर ऊपर करके देखती है तो सामने उसे तने का चेहरा नजर आता है। तने को देखते ही तापसी एकदम से हड़बड़ाते हुए सीधी खड़ी हो जाती है। तने के हाथ अभी भी तापसी की पतली सी कमर में थे। तापसी एकदम से कहती है, इस बार में मेरी गलती नहीं थी। ये सुनकर तने तापसी को अपनी सर्द आंखों से देखता है। उन आंखों की तपिश से तापसी जल्दी से अपनी बात ठीक करते हुए कहती है, नहीं, मेरा मतलब था कि आप भी देखकर नहीं चल रहे थे और मैं भी देखकर नहीं चल रही थी। गलती दोनों में से किसी की भी नहीं है सर। तने अभी भी तापसी को देखे जा रहा था। तभी तापसी को अपनी कमर पर तने के हाथ अपनी कमर पर फील होते ही तापसी एकदम से तने के हाथ अपनी कमर से नीचे करके कहती है, दादी वेट कर रही है, मैं चलती हूँ। ये कहकर वो तने के पास से होकर निकल जाती है। तने तापसी के सामने से निकलते हुए अपनी हेलो बंद कर उसकी महक को महसूस करने लगता है। वहीं नीचे खड़ी सोनिया का मुंह गुस्से और जलन से लाल हो चुका था। उसने इस वक्त अपनी मुठ्ठियां इतनी तेज कसी हुई थी कि उसकी खुद के नाखून ही उसकी हथेलियों पर चुभकर हाथों से खून आ रहा था। वो बचपन से तने से मिलने इस घर में आती जाती रही थी, पर तने ने आज तक उसे अपनी एक नजर उठाकर देखा तक नहीं था। तने शुरू से ही खुद में रहने वाला इंसान था। वो अपने बड़े भाई मनन से बहुत अटैच था। मनन तने से बहुत प्यार करता था, पर उनके पेरेंट्स की डेथ के बाद मनन ने तने को उसकी पढ़ाई के लिए यूएसए भेज दिया था। पर जब 7 साल पहले मनन की भी डेथ हो गई तो तने को वापस इंडिया आना पड़ा। तने जब भी अपनी छुट्टियों में इंडिया आता था तब भी सोनिया भी उससे मिलने उनके घर आ जाती। चैप्टर 11 तने के नियम। तने जब भी छुट्टियों में इंडिया अपने घर आया करता था तो सोनिया भी उसके आने की खबर मिलते ही तनेजा हाउस आ जाया करती थी, सिर्फ तने को देखने के लिए, क्योंकि तने से बात करने की तो कभी उसकी हिम्मत ही नहीं हुई थी। तने का ऑरा ही ऐसा था कि उसकी सामने किसी की भी बोलने की हिम्मत ही नहीं होती थी। तने से सोनिया ने कई बार करने की सोची थी, पर तने के सामने आते ही वो उससे कुछ कही ही नहीं पाती थी, क्योंकि तने कभी भी उससे एक नजर उठाकर देखता तक नहीं था। तने इंडिया अपने घर आकर अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने भाई मनन के साथ ही बिताता था। अगर मनन कभी किसी बिजनेस ट्रिप के लिए गया हो तो तने अपना सारा टाइम अपने रूम में ही अपने लैपटॉप में या पेंटिंग या म्यूजिक में ही बिता देता था। आज तक सोनिया ने तने को दादी और साहिल के अलावा किसी से भी बात करते हुए नहीं देखा था। उनसे भी वो थोड़ा बहुत ही शब्दों में बात करता था। यहाँ तक कि तने अपने चाचा चाची और उनके बच्चों से तक बात नहीं करता था। उसके लिए कोई भी इंसान कुछ भी मायने नहीं रखता था और आज उसी तने को सोनिया ने तापसी से बात करते हुए देखा था। ये सोचते हुए ही सोनिया अपने सामने से बाहर जाती हुई तापसी को अपनी आंखों में कई ज्यादा नफरत लिए हुए देख रही थी। वही तापसी जल्दीबाजी में वहां से सीधा बाहर गार्डन की तरफ चली जाती है जहां दादी उसका इंतजार कर रही थी। तापसी के बाहर जाते ही तने भी अपने रूम में आकर अपने रूम की विंडो पर खड़ा हो जाता है जहां से उसे इस वक्त नीचे गार्डन में तापसी नजर आ रही थी। तापसी जल्दी से दादी के पास आकर उन्हें उनकी दवाई देते हुए फिर उनके हाथ में पानी का गिलास दे देती है। दादी के दवाई खाने के बाद तापसी वही उनके पास ही बैठकर उनसे बातें करने लगती है।
कुछ ही देर में तापसी किसी बात पर खिलखिलाकर हंसने लगती है। वही तने अपनी लोअर की पॉकेट में दोनों हाथ डाले बस तापसी को ही देखे जा रहा था। उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या था इस लड़की में, जो वो और उसका ख्याल दोनों ही उसके दिमाग से जा ही नहीं रहे थे। आज तक तो कभी भी कोई भी उसके दिमाग में इस तरह से हावी नहीं हो पाया था, या ये कहे कि तने ने किसी को भी हावी होने ही नहीं दिया था। दूसरी तरफ सोनिया गुस्से से निकिता के कमरे में आकर वही टेबल पर रखा वाश उठाकर जोर से उसे नीचे पटकती है, जिसकी आवाज सुनकर निकिता एकदम से उठकर चिल्लाती हुए कहती है, कौन बदतमीज है जो सुबह सुबह नींद खराब करने आ गया है। ये बोलते हुए अब उसकी नजर गुस्से में खड़ी सोनिया पर जाती है। सोनिया को सुबह सुबह इतने गुस्से में देखकर निकिता कहती है, क्या हुआ? इतने गुस्से में कहां से आ रही है? सोनिया चिल्लाते हुए कहती है, आज तक तने को सामने से देखने की मेरी हिम्मत तक नहीं हुई और ये दो कोड़ी की नौकरानी सीधे उनके सामने आकर खड़ी हो गई ताकि तने का ध्यान उस पर जाए। वही निकिता अपनी आंखें मलते हुए सोनिया की बात सुनकर कहती है, सोनिया तू किसके बारे में बात कर रही है? तू पागल तो नहीं हो गई है? लगता है तेरी रात की अभी तक उतरी नहीं है। निकिता की बात सुनकर सोनिया अपनी लाल आंखों से उसे देखते हुए कहती है, तू एक काम कर, दोबारा से एक पैक बना और उसे लेकर तू फिर से सो जा, ताकि तुझे तेरे आसपास क्या हो रहा है उस बारे में कुछ भी पता ना चले, और इसी का फायदा उठाकर वो नौकरानी मेरे तने के करीब चली जाए। सोनिया की बात सुनकर निकिता हंसते हुए कहती है, अरे यार सोनिया, ये जलन भी बड़ी ही कामिनी चीज होती है। तू अपनी जलन में ये भूल रही है कि वो तने भाई है, वो कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है जो किसी भी लड़की पर फिसल जाए। वो एक माफिया है जो रोज ना जाने अपने सामने कितनी ही खूबसूरत लड़कियों को देखता है, वह भी इस नौकरानी से ज्यादा हॉट लड़कियां। तब भाई आज तक नहीं फिसले तो ये दो कोढ़ी की नौकरानी को देखकर फिसलेंगे। वही सोनिया निकिता की बात सुनकर भी शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। उसके दिमाग में बार बार वही सीना कर खड़ा हो जा रहा था जब तने ने तापसी को उसकी कमर से थामा था और खुद उससे बात कर रहा था। सोनिया वही एक ड्रॉ से विस्की की बोतल निकालकर उसे एक गिलास में डालती है और उस गिलास को अपने होठों से लगाकर एक ही सांस में पी जाती है। निकिता सोनिया को देखकर ना में अपना सर हिलाते हुए दोबारा से सो जाती है। वही सोनिया अपनी लाल आंखों से सामने देखते हुए कहती है, तने सिर्फ मेरा है और तुम जैसी एक नौकरानी को मैं उसे खुद से दूर करने नहीं दूंगी। बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी असली औकात में दिखाकर ही रहूंगी। कुछ देर बाद अनूप और नीलिमा डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए आ जाते हैं। जैसे ही वो टेबल पर बैठने वाले होते हैं वैसे ही एक सर्वेंट आगे आकर कहता है, सॉरी सर, पर वो कल शाम को बड़े सर घर आ गए हैं। ये सुनकर नीलिमा गुस्से से उस सर्वेंट पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें वो कहां से बड़े सर नजर आते हैं? उम्र में अनूप उससे बड़े हैं। तभी सामने से दादी और तापसी भी आ जाते हैं और दादी नीलिमा से कहती है, पर उसे जो सैलरी मिलती है बहुरानी तो वही देता है ना, तो इसके लिए तो बड़ा वही हुआ जो इसका घर चलाने के लिए इसे पैसे दे रहा है। पर बस फर्क इतना है कि ये उसका एहसान मानता है और कुछ लोग एहसान फरामोश होते हैं। दादी की बात सुनकर नीलिमा जैसे ही कुछ कहने वाली होती है वैसे ही अनूप उसका हाथ पकड़कर उसे चुप रहने का इशारा करता है और खुद के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लाते हुए कहता है, हाँ ताई जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चलिए आप बैठकर नाश्ता कीजिए। फिर वो सर्वेंट की तरफ देखकर, और सुनो, तुम हमारा नाश्ता मेरे रूम में ही भिजवा दो। निकिता और सोनिया का नाश्ता भी उनके रूम में भिजवा देना। ये कहकर वो नीलिमा को लेकर वहां से चला जाता है। तापसी को ये देखकर बड़ी हैरानी होती है। फिर वो दादी से पूछती है, दादी, क्या सब लोग एक साथ बैठकर नाश्ता नहीं करते? तापसी की मासूमियत भरी बातें सुनकर दादी मुस्कुराते हुए कहती है, अरे मेरी भोली पुत्र, ये लोग एक नंबर के मतलबी और लालची लोग हैं। तने तो इन्हें यहाँ रखना भी नहीं चाहता था, पर अपनी दादाजी की वजह से उसे मजबूरी में इन्हें यहाँ रखना पड़ा। पर उसने पहले ही ये नियम बनाए हैं कि नाश्ता सिर्फ वो अपनी दादी यानी कि मेरे साथ ही बैठकर करेगा। ये लोग कितना कम हो सके उसके सामने आएंगे, और तने के गुस्से को तो सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर एक बार तने को गुस्सा आ गया तो इन्हें अच्छे से पता है कि फिर इन्हें इस घर से बाहर फेंकने में वह एक सेकंड का भी टाइम नहीं लगाएगा। इसीलिए ये लोग उससे अपनी जान बचाते हुए भी फिरते हैं।
दादी की बात सुनकर तापसी अपने मन में कहती है, कैसा शैतान है ये आदमी, बताओ मैं ही नहीं इससे तो पूरे घर वाले ही डरते हैं। तापसी ये सब सोच ही रही थी कि तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और तने उसमें से बाहर आता है। तापसी लिफ्ट खुलने की आवाज सुनकर जैसी ही पीछे मुड़ के तने को देखती है तो वो जल्दी से अपनी नजरें उससे फेर कर सीधे मुंह करके खड़ी हो जाती है। वही तने ने भी तापसी को खुद की तरफ देखकर मुंह फेरते हुए देख लिया था। उसे हैरानी होती है इस बात की कि जहां लड़कियां उसकी एक झलक के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहती हैं, वही ये लड़की उसे कैसे पूरी तरह से इग्नोर कर सकती है। आज तक तने को जिस भी लड़की ने देखा था उसे पाने की चाह कहीं न कहीं उसके मन में जरूर आई थी, पर तापसी की बात ही अलग थी और शायद यही चीज तने को उसकी तरफ खींच रही थी। चैप्टर 12 तने की नज़र। आज तक तने को जिस भी लड़की ने देखा था उसे पाने की चाह कहीं न कहीं उसके मन में जरूर आई थी, पर तापसी की बात ही कुछ अलग थी और शायद यही चीज तने को उसकी तरफ खींच रही थी। तने आकर अपनी जगह पर बैठ जाता है, पर जब से वो यहाँ पर आया था तब से उसकी नज़र तापसी पर थी, पर वो भी कुछ इस तरह से जिससे किसी को इस बात का पता भी न चले। तने टेबल पर बैठकर अपनी प्लेट सीधा करता है और वहीं पर रखे टिश्यू पेपर से अपनी प्लेट को अच्छे से साफ करके उसे नीचे रख देता है। तापसी ये देखकर अपने मन में ही कहती है, अब ये क्या नया ड्रामा है इनका। जब प्लेट खुद ही इतने अच्छे से साफ करनी है तो धुली हुई प्लेट क्यों लेकर बैठते हैं, खुद जाकर ही किचन में क्यों नहीं साफ करते। तापसी तने को देखते हुए ये सब सोच ही रही होती है कि तभी तने भी तापसी की तरफ देखता है और उन दोनों की नजरें आपस में मिल जाती है, जिससे तापसी एकदम से हड़बड़ा कर दादी की प्लेट सीधी कर उसमें दादी को नाश्ता देने लगती है और कहती है, दादी आपका नाश्ता ये हल्का मिर्च मसाला वाला। तापसी की बात सुनकर दादी मुंह बनाते हुए कहती है, हाय हाय तापसी पुत्र, मैं तो तुझसे इतना प्यार करती हूँ, फिर तू किस बात का बदला ले रही है मुझसे, जो मुझे ये फीका खाना खिला रही है। दादी की बात सुनकर तापसी हल्के से मुस्कुरा कर कहती है, दादी मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि आप हेल्दी खाना खाओ जिससे आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहे। वैसे भी आजकल आपका बीपी भी कितना हाई रहता है। ये बोलकर तापसी अपनी नजर चुराकर एक बार तने की तरफ देखती है तो इस वक्त बहुत ही अच्छे से अपना नाश्ता कर रहा था। उसके खाने के तरीके से ही उसके स्टेटस का साफ पता चल रहा था और हर एक चीज बहुत ही सलीके से खा रहा था। वैसे तो तने का वहां पर जायदा रहने का मूड नहीं था, पर फिर भी वो तापसी के लिए कुछ देर वहां पर बैठना चाहता था। फिर तने तापसी की तरफ देखकर कहता है, 1 ब्लैक कॉफी। तने के मुंह से ये सुनकर तापसी तने की तरफ देखती है, फिर अपने आसपास ये समझने के लिए कि तने ने ये किससे कहा है। तभी तापसी को तने की वो गहरी आंखें खुद पर महसूस होती है, जिससे उसे बहुत अजीब लग रहा था। तभी दादी कहती है, तापसी पुत्र तने को कॉफी चाहिए, क्या तू बना देगी? तू तो वैसे भी जिस चीज में हाथ लगती है और वो अच्छा ही हो जाता है। दादी की बात सुनकर तापसी धीरे से अपना सर हाँ में हिलाकर कहती है, जी जी दादी मैं अभी बना कर लाती हूँ, और ये कहकर वो जल्दी से किचन में चली जाती है। किचन में आकर तापसी अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी तेज तेज चलती धड़कनों को महसूस कर रही थी और ये धड़कने तेज डर जाती थी या फिर किसी और रीजन से, ये उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। तापसी धोरे से कहती है, ये इंसान कितना डरावना है, पर वो देखने में तो बिल्कुल भी डरावना नहीं है। तो ऐसा क्या है उसमें जो मुझे इतना डरा देता है? उसका आसपास होना ही एक अजीब सी झुनझुनाहट पैदा कर देता है बॉडी में। कुछ देर बाद तापसी तने के लिए कॉफी बनाकर किचन से बाहर आती है तो वो देखती है कि इस वक्त डाइनिंग टेबल पर अकेला बैठा हुआ था। दादी अब वहां पर नहीं थी। तने इस वक्त आईपैड पर अपना कुछ काम कर रहा था, जिससे उसका पूरा ध्यान उसके आईपैड पर ही था। तापसी दादी को वहां पर ना देखकर थोड़ा और ज्यादा घबरा जाती है। तापसी खुद से ही कहती है, अरे ये शैतान तो अकेले यहाँ पर बैठा है। अगर इस बार मुझसे गलती से भी कोई गलती हुई ना तो ये पक्का इस बार मुझे फांसी पर लटका देगा। ये सोचते हुए तापसी के कदम अपनी जगह पर ही रुक गए थे। तभी उसके कानों पर एक ठंडी और गहरी आवाज पड़ती है, मुझे कॉफी गर्म पसंद है। ये सुनकर तापसी अपने सामने देखती है तो तने की नजर अभी भी आईपैड पर ही थी। उसे समझ में नहीं आता था कि इस इंसान की आंखें कितनी है। तापसी को अच्छे से याद था जब वो पहली बार तने के रूम में गई थी
उस वक्त उसने उस पर पीछे से वार करने की कोशिश की थी, पर उस वक्त भी तने ने बिना पीछे मुड़े तापसी के वार को रोक दिया था। तभी तापसी सोचती है जब शेर की माद में जाना ही है तो जल्दी से जाकर आ जाती हूँ। ये सोचकर वो जल्दी जल्दी तने की तरफ बढ़ती है और उसके सामने कॉफी मग रखते हुए कहती है, आपकी कॉफी। वही ये सब ऊपर खड़ी से सोनिया भी देख रही थी। अभी उसकी आंखों में तापसी के लिए नफरत दिखाई दे रही थी। अगर उसका बस चलता तो वो अभी खड़े खड़े ही तापसी की जान ले लेती। सोनिया गुस्से से सीधे अपने रूम में चली जाती है और अपना फोन निकलकर किसी का नंबर डायल करती है। दूसरी तरफ एक रूम में एक लड़का एक लड़की के ऊपर लेटा हुआ उसके होठों को जबरदस्ती चूमे जा रहा था। उस पूरे रूम में उस लड़की की रोने की आवाजें आ रही थी। वो खुद के होठों को उस लड़के के होठों से आजाद करते हुए कहती है, प्लीज अब तो जाने दो मुझे, और कितना करोगे? पूरी रात तुमने मेरे शरीर को तोड़ दिया है। उस लड़की की बात सुनकर वो लड़का उसके जबड़े को पकड़कर उसके चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाकर कहता है, जब तक मेरा जी नहीं भरता तब तक तो ऐसे ही मेरे नीचे तड़पेगी। ये बोलकर वो अपना हाथ उसके छाती के उभरे हुए हिस्से पर फेरने लगा है। वो एक झटके से उसके अंदर एंटर होकर किसी जानवर की तरह जोर जोर से आगे पीछे होने लगता है। उस लड़के के ये सब करने से वो लड़की दर्द से करहा रही थी, पर इससे उस लड़के को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ देर बाद वो उस लड़की से बाहर आकर उसे पलटता है और फिर उसके पीछे से भी दोबारा वो वही सब करने लगता है। वो पीछे से उस लड़की के जोर जोर से अंदर बाहर जा रहा था, साथ ही साथ उसकी पीठ पर भी बुरी तरह से बाइट भी किए जा रहा था। उस लड़की की तो अब हालत ही खराब हो गई और थी। अगर वो लड़का कुछ देर और उसके साथ ये सब करता हूं तो उस लड़की को तो लग रहा था कि वो आज मर ही जाएगी। वो लड़का अपना लास्ट तक पहुंचने ही वाला होता है कि तभी उसका फोन रिंग करता है। चैप्टर 13 पनिशमेंट। वो लड़का अपना लास्ट तक पहुंचने ही वाला होता है कि तभी उसका फोन रिंग करता है, जिसे वो पूरी तरह से इग्नोर कर तब तक लगा रहता है जब तक वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो जाता। वो लड़की तो अब बेहोश ही हो चुकी थी। वो लड़का कुछ देर में उसी नंबर पर कॉल करता है जिससे उसे पहले फोन आया था। एक दो रिंग जाती है, सामने से फोन पिक हो जाता है और आवाज आती है, क्या कर रहे थे तुम? इतनी देर से फोन मिला रही हूं। उस आवाज को सुनकर वो लड़का मुस्कुराते हुए कहते हैं, रिलैक्स सिस, इतना हाइपर क्यों हो रही हो? देखो अभी अभी मेरा मूड बहुत अच्छा हुआ है और तुम ऐसे चिल्ला कर मेरा मूड खराब नहीं कर सकती। तभी सामने से वो लड़की कहती है, लगता है तुम्हें अब सुंदर लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, इसलिए इस तरह बात कर रहे हो। खैर मैंने तुम्हें एक पिक सेंड की है, देख लो। ये कहकर वो लड़की फोन कट कर देती है। दूसरी तरफ तापसी तने को कॉफी देकर जैसे ही वहां से जाने के लिए मुड़ती है, तभी तने बीना तापसी की तरफ देखकर कहता है, रुको। तने की आवाज सुनकर तापसी अपनी जगह पर ही रुक जाती है और कहती है, जी जी। तने तापसी को अपनी नजरें उठाकर देखता है। तापसी उसकी नजर खुद पर महसूस करते हुए और ज्यादा घबरा रही थी। तापसी अपने मन में सारे भगवानों को याद करते हुए कहती है, हे भगवान, ऐसे कौन से पाप किए हैं मैंने पूर्व जन्म में, जिसका खामियाजा मुझे इस तरह से इस राक्षस के सामने खड़े होकर चुकाना पड़ रहा है। बचा ले भगवान, बचा ले। तने जो तापसी को ध्यान से देख रहा था और उसके बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन को देखकर वो उससे कहता है, जब तक मैं ना कहूं तुम यहां से हिल भी नहीं सकती। तने की बात सुनकर तापसी कहती है, क्यों क्यों नहीं जा सकती? देखिए आप हर वक्त मुझे ऐसे नहीं डरा नहीं सकते। माना मैंने कि उस दिन मुझ नादान से एक छोटी सी गलती हो गई थी जो मैं आपके रूम में घुस गई। ये बोलकर तापसी जैसे ही आगे कुछ बोलती, तने एकदम से अपनी जगह से उठ जाता है। वही जैसे ही तने की चेयर खिसकने की आवाज आती है, तापसी की तो खुद की आवाज ही उसके गले में ही अटक जाती है। तने तापसी की तरफ बढ़ता है, वही तापसी अपने कदम पीछे लेते हुए कहती है, हाँ हाँ मत मत ललब। तभी तने तापसी की बाजू पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहता है, छोटी सी गलती। तने अहेजा के रूम में घुसना एक छोटी सी गलती नहीं होती है। लोगों को मौत नसीब हो जाती है इस गलती के चलते। तापसी तने की आवाज से घबराकर कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी आंखों से एक बूंद आंसू की गिर जाती है। वही तने तापसी के बहुत करीब खड़ा उसके चेहरे को बहुत ध्यान से देखता है और उसके चेहरे पर आई उस आंसू की बूंद को अपने एक अंगूठे से साफ करते हुए कहता है, मेरे रूम में आने की पनिशमेंट तो तुम्हें जरूर मिलेगी। तापसी बेचारी की तो अब हालात और खराब हो चुकी थी। ये सुनकर
और वो धीरे से अपनी कांपती आवाज में कहती है, पनिशमेंट। तने। हम। तापसी धीरे से अपनी आंखें खोलकर बड़ी ही मासूमियत से कहती है, क्या पनिशमेंट देंगे आप मुझे? तापसी को इतना घबराते हुए देखकर तने उसे छोड़ देता है और उससे एक कदम दूरी बनाकर कहता है, अब से सिर्फ तुम ही मेरी कॉफी बनाओगी। जब भी मैं घर आऊं तो तुम बिना मेरे कहे मेरे लिए कॉफी मिलाकर मेरे रूम में लाऊंगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, ये बोलते हैं तने अपनी आंखें छोटी करके तापसी की आंखों में देखता है तो तापसी हड़बड़ा कर एकदम से बोलती है, नहीं, मैं बना दूंगी आपके लिए कॉफी। तापसी के मुंह से ये सुनकर तने अपना सूट ठीक करते हुए कहता है, इट विल बी गुड फॉर यू, ये कहकर घर से बाहर चला जाता है। वही तापसी तने के जाते ही अपने सीने पर हाथ रखकर एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, जान बची तो लाखों पाए। फिर तापसी मुंह बनाते हुए कहती है, गुड फॉर यू माय फुट। समझता क्या है ये इंसान, खुद को बहेव तो ऐसा करता है जैसे कहीं का महाराजा हो। हु कहते हुए तापसी अपनी गर्दन झटकते हुए दादी के रूम की तरफ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़का अपने फोन में भेजी हुई पिक को देखता है तो उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। वो पिक पर हाथ लगाते हुए अपने होठों पर अपनी जीभ फिराता है और कहता है, इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। वो पिक तापसी की थी। वो लड़का तापसी की पिक को इतनी गंदी नजर से देख रहा था मानो अगर वो उसके सामने होती तो वो उसे अभी के अभी ही नोच खाता। तभी उसके फोन की रिंग दोबारा से बजती है। एक रिंग बजते ही वो लड़का तुरंत कॉल पिक करते हुए कहता है, सिस कहाँ है लड़की? तभी सामने से उसे कुछ कहा जाता है और वो लड़का हंसते हुए फोन कट कर देता है। तने के ऑफिस में तने बिल्कुल सीरियस होकर एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसके सामने अंकित और साहिल खड़े किसी फाइल को लेकर कुछ डिस्कस कर रहे थे। तभी अंकित का फोन रिंग करता है और वो उस पर बात करके तने से कहता है, तने हमें कुछ देर में सिंगापुर के लिए निकलना है। अंकित की बात सुनकर तने बिना साहिल की तरफ देखे कहता है, साहिल तुम सारा काम घर से ही करोगे? साहिल, हाँ, मैं समझ गया। चैप्टर 14 साजिश। अंकित की बात सुनकर तने बिना साहिल की तरफ देखे कहता है, साहिल तुम सारा काम घर से ही करोगे? साहिल, हाँ, मैं समझ गया। रात को तने अपने प्राइवेट जेट से शहर से बाहर निकल जाता है। इधर साहिल तनेजा हाउस आ जाता है। साहिल को घर में आता देखकर हॉल में बैठी निकिता की आंखें चमक जाती है। वही उसके साथ बैठी सोनिया बार बार अपने फोन की स्क्रीन की तरफ देख रही थी, मानो जैसे किसी के मैसेज या कॉल का बेसब्री से इंतजार कर रही हो। वही साहिल उन दोनों को इग्नोर कर दूसरे तरफ बैठी दादी और तापसी के पास जाता है, जहां दादी तापसी से कह रही थी कि उसे हफ्ते में एक दिन उन्हें मीठा खाना खाने के लिए देना चाहिए। तापसी दादी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है, दादी अगर आप अपनी डाइट अच्छे से फॉलो करेगी तो आपको शुगर लेवल जल्दी ही नॉर्मल आ जाएगा। फिर आपको हफ्ते में एक दिन मीठा खाना में अलाव कर सकती हूं, पर अभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। दादी तापसी की बात सुनकर मुंह बनाते हुए कहती है, कितनी जिद्दी लड़की है तू, दादी की एक बात भी नहीं मानती। तभी साहिल दादी को पीछे से हक करते हुए कहता है, हाँ दादी की सारी बातें मानो तापसी, और साथ में दादी को खुशी खुशी इस दुनिया से अलविदा कहने की तैयारी भी करना भूलना मत। दादी साहिल के पीछे से हक करने से जहां मुस्कुरा रही होती है वहीं उसकी बातें सुनकर ही उनके चेहरे की सारी मुस्कुराहट ही गायब हो जाती है और वो पीछे से साहिल के कान पकड़ते हुए कहती है, खोते दे पुत्र, तुझे ये हंसती खेलती है दादी क्या अच्छी नहीं लग रही है जो तू दादी को इस दुनिया से भेजने की तैयारी करने के लिए कह रहा है? साहिल दादी के कान खींचने पर कहता है, दादी दर्द हो रहा है, मेरे कान तो छोड़िए। वही तापसी ये देखकर मुस्कुरा रही होती है और उसकी ये मुस्कुराहट देखकर निकिता और सोनिया की तन बदन में आग लग रही थी। जहां निकिता साहिल को पसंद करती थी और किसी भी तरह से उसे अपना बनाना चाहती थी, वही साहिल उससे कभी सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। अगर वो उसके सामने आ जाए तो साहिल वहां से उठकर दूसरी तरफ चला जाता था। और यहाँ आज साहिल तापसी के सामने इतने आराम से बैठ कर दादी के साथ मस्ती कर रहा था। तभी सोनिया, जो निकिता के दिल की बात बहुत अच्छे से समझ रही थी, वो उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहती है, देख लिया तुमने इस चालबाज लड़की की चालाकी। ये जितनी मासूम और भोली भाली बनने का नाटक कर रही है उतनी है नहीं। मैं तुम्हें सुबह यही समझाने की कोशिश कर रही थी।
जितनी सीधी ये बन रही है, उतनी ही ज्यादा चालाक है ये। वही साहिल दादी के सामने आकर कहता है, दादी तापसी आपकी भलाई के लिए आपको मीठा खाने से रोकती है, तो आप क्यों उसे बहला फुसलाकर मीठा खाने के लिए कह रही है? आपको पता है ना मीठा आपके लिए कितने जानलेवा हो सकता है। दादी, तो क्या करूं पुत्र, इन बीमारी में तो मेरे साथ अब मरते दम तक रहना है, तो क्या हर बार अपना मन मारती फिरूं? खैर तो ये सब छोड़ और बता कि तने कहाँ है, वो घर नहीं आया। तने का नाम सुनते ही तापसी के हाथ पैर फिर से ठंडे पड़ने लगते हैं कि तभी उसके कान में साहिल की आवाज पड़ती है, नहीं दादी, तने 4-5 दिनों के लिए सिंगापुर गया हुआ है किसी काम से। दादी, अच्छा, तो इसीलिए तू अपना सारा काम खत्म करके आज घर वापस आ गया? साहिल दादी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए उनके गाल खींचते हुए कहता है, हाँ मेरी प्यारी दादी, इसलिए मैं आज घर आ गया। कुछ देर साहिल दादी के साथ बैठकर अपने रूम में चला जाता है, पर वो एक बार भी निकिता की तरफ नहीं देखता, जिससे निकिता के दिल में एक दर्द से उठता है। रात को डिनर के बाद तापसी दादी को लेकर रूम में चली जाती है। कुछ देर वो उन्हें उनकी दवाइयां देकर अपने रूम में जाने के लिए निकल जाती है। तभी बीच रास्ते में उसे सोनिया टकरा जाती है। तापसी अपना दुपट्टा ठीक करते हुए कहती है, सॉरी, आपको लगी तो नहीं? सोनिया अपने सामने तापसी को देखकर कहती है, यू बिच, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे टकराने की? तापसी सोनिया के मुंह से अपने लिए ऐसी बात सुनकर गुस्से में से कहती है, जुबान संभाल के बात करो तुम। मैं तुमसे आप करके बात कर रही हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे सर पर चढ़कर नाचो। सोनिया तापसी का ऐसा तेज तरार जवाब सुनकर एक पल तो उसे देखती रह जाती है, फिर वो उसे अपनी आंखें दिखाकर कहती है, तुम जैसे छोटे लोगों की न यही प्रॉब्लम है कि तुम्हें अगर उंगली पकड़ आओ तो तुम सर पर चढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। तुम्हें दादी ने थोड़ा सा मुंह क्या लगा दिया तो तुम इस घर में बसने के ख्वाब ही देखने लगी हो। तापसी सोनिया को देखते हुए कहती है, बेहतर होगा कि तुम अपने ख्वाबों के बारे में सोचो। मेरे ख्वाब और मैं क्या करती हूँ उन्हें मुझ तक ही रहने दो। ये कहकर तापसी सोनिया को साइड कर अपने रूम की तरफ चली जाती है। वही सोनिया तापसी को जाते देखकर गुस्से से कहती है, जितना मर्जी हो उतना उड़ ले तू तापसी, तेरे पर कुतरने का तो मैंने पूरा इंतजाम कर लिया है। ये बोलकर सोनिया अपने फोन से एक नंबर डायल करती है। सामने से कुछ ही रिंग में कॉल पिक हो जाती है। सोनिया कहती है, समर्थ कहाँ हो तुम? सामने से वही लड़का जिसकी आंखें इस वक्त लाल थी, जिससे पता चल रहा था कि इस वक्त वो कितने नशे में है, वो अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है, हे सिस। सोनिया उसकी आवाज से ही समझ जाती है कि वो अभी नशे में है, इसीलिए वो कहती है, समर्थ मैंने तुम्हें जो पिक भेजी थी वो तुमने देखी? समर्थ अपनी लड़खड़ती आवाज में कहता है, हाँ देखी है सिस, इसीलिए मैं 2 दिन बाद मुंबई आ रहा हूँ, उसे देखने और मिलने और पाने के लिए। ये बोलकर समर्थ कॉल कट कर देता है और अपने सामने लेटी लड़की के होठों को किसी हवसी की तरह चूमने लगता है। समर्थ सोनिया का जुड़वा भाई था, जो एक नंबर का कमीना और हवस का पुजारी था। उसे हर रात अपने बिस्तर पर एक नई लड़की चाहिए होती थी, फिर चाहे वो लड़की खुद की मर्जी के साथ आए या जबरदस्ती के साथ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सोनिया समर्थ की बात सुनकर एक शातिर मुस्कुराहट के साथ फोन कट कर देती है और अपने रूम में चली जाती है। रूम में आकर वो निकिता को देखती है, जो अपने फोन में साहिल की एक पिक देख रही थी। सोनिया उसके पास आती है तो निकिता कहती है, दुनिया मुझे किसी भी कीमत पर साहिल चाहिए। एक तो मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, दूसरा शायरी के साथ मेरा फ्यूचर हमेशा के लिए सिक्योर हो जाएगा। वैसे भी इस घर में तनय भाई का कोई पता नहीं है कि वो कब हमारा बोरिया बिस्तर उठाकर बाहर फेंक दे। निकिता की बात पर सोनिया मुस्कुराते हुए कहती है, तुम फिक्र मत करो, पहले तो उस तापसी का इंतजाम करना है जो कि मैं कर चुकी हूँ, उसके बाद हम आगे देखेंगे कि तनय और साहिल के हमें क्या करना है। निकिता, क्या किया है तुमने तापसी के लिए? सोनिया, देखती जाओ, देखोगी तो ज्यादा मजा आएगा तुम्हें। अगले 2 दिन हमेशा की तरह ही निकल जाते हैं। आज सुबह से ही तापसी की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। जब तापसी दादी के रूम में आती है तो दादी कहती है, तापसी पुत्र की हो या तू इतनी सुस्त क्यों लग रही है? दादी की बात सुनकर तापसी कहती है, कुछ नहीं दादी, बस थोड़ा सर में दर्द है। दादी, अरे पुत्र, तो तुझे अपने रूम में ही आराम करना था ना, क्यों सुबह सुबह उठ गई? तापसी,
नहीं दादी, आप चलिए नीचे कुछ देर वॉक कर लेते हैं। दादी तापसी की बात मानकर उसके साथ नीचे वॉक करने चली जाती है। फिर वॉक करने के बाद वो दोनों कुछ देर योगा करते हैं और फिर दादी और तापसी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। चैप्टर 15 मुसीबत में तापसी। इस वक्त सब डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। निकिता और सोनिया एक नजर नीलिमा की तरफ देखकर उसे कुछ कहने का इशारा करते हैं। नीलिमा उनका इशारा समझकर अपना हाथ में पकड़ा पराठे का टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहती है, ताई जी, मैंने आज प्रवचन के लिए प्रभु जी को बुलवाया है। प्रभु जी का नाम सुनकर दादी खुश होते हुए कहती है, क्या? नीलिमा जी, वो भी हमारे फार्म हाउस में, तो आज दिन में ही हम सबको निकलना पड़ेगा। नीलिमा की बात सुनकर तापसी थोड़ा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे तो इस घर से बाहर निकलना ही नहीं था जब तक कि मानव उससे न कहे। तापसी अपने मन में सोचती है, अभी भी विद्युत के आदमी मुझे पागलों की तरह हर जगह ढूंढ रहे होंगे। जीजू ने मुझे साफ मना किया था इस घर से बाहर निकलने के लिए, और अभी मैं ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकती। तापसी ये सब सोच ही रही होती है कि तभी दादी उससे कहती है, तापसी बेटा, तू भी दिन तक जाने के लिए तैयार रहना। दादी की ये बात सुनकर तापसी के चेहरे के साथ साथ बाकी सबका रंग भी उड़ जाता है। सोनिया नीलिमा को अपनी आंखों से कुछ इशारा करती है, जिसे समझकर नीलिमा जैसे ही कुछ कहने वाली होती है उससे पहले ही तापसी बोल पड़ती है, सॉरी दादी, पर मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगी। दादी, क्यों पुत्तर की होया, क्यों नहीं जा पाएगी तू? तापसी, दादी, आपको तो पता है ना कि मेरी आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है और हल्का हल्का सर में दर्द भी हो रहा है, इसलिए आप चले जाइए बाकी सबके साथ। मैं घर पर ही रुककर आराम कर लेती हूँ। तापसी की बात सुनकर दादी परेशान होते हुए कहती है, अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं है पुत्र, तो डॉक्टर को बुला देते हैं। तापसी, अरे नहीं दादी, तबीयत ज्यादा भी खराब नहीं है कि डॉक्टर बुरा ना पड़े, बस आज दिन भर थोड़ा रेस्ट करूंगी तो शाम तक ठीक हो जाऊंगी। दादी कुछ कहती उससे पहले ही नहीं माँ कहती है, ठीक है तो कह रही ताई जी घर पर रहेगी तो ठीक हो जाएगी। वहां वैसे भी इतने शोर शराबे में जाकर कहीं तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो और परेशान हो जाएगी। फिर नीलिमा तापसी की तरफ देखकर कहती है, हम लोग कल दिन तक वापस आएंगे, इसीलिए खुद का और घर का अच्छे से ख्याल रखना समझी। तापसी जी, दिन में सब लोग चले जाते हैं। नीलिमा और सोनिया ने आज सारे घर के नौकरों को भी छुट्टी देकर घर भेज दिया था। वही सोनिया तापसी के रूम की तरफ देखते हुए एक शातिर मुस्कान के साथ अपने मन में कहती है, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, लड़की की मेरे तने पर नजर डाली और साथ ही सोनिया की इंसल्ट करी, अब तुझे पता चलेगा इंसल्ट क्या होता है। ये सोचकर सोनिया और नीलिमा भी वहां से चले जाते हैं। तापसी, जो अपने रूम ही अपने बेड पर लेटी हुई थी, उसे शाम तक काफी तेज बुखार आ जाता है। तापसी की नींद जब खुलती है तो घर में पूरा अंधेरा छाया हुआ था। ये देखकर तापसी की आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है, क्योंकि आज से पहले वो जब भी कभी बीमार पड़ती थी तो मानव और संध्या पूरे घर को अपने सर पर उठा लेते थे और दोनों ही उसके आसपास ही उसका हाथ पकड़कर बैठे रहते थे, पर आज वो इतने बड़े घर में अकेली थी, एकदम अकेली। तभी तापसी को नीचे से कुछ आवाजें आती है। उन आवाजों को सुनकर तापसी खुद से कहती है, घर में तो कोई भी नहीं है, तो फिर ये नीचे किस तरह की आवाजें आ रही है। ये सोचने हुए तापसी अपने कबर्ड से एक शॉल निकलती है और उसे अपने कंधे पर लपेटकर नीचे आती है। तापसी नीचे हॉल में आकर देखती है कि वहां पर दो लड़के आराम से सोफे पर पसरकर अपने हाथ में बोतल पकड़कर पी रहे थे। तापसी उन दोनों को देखती है, वो दोनों ही लड़के उसने आज से पहले इस घर में नहीं देखे थे। तापसी उनकी देखकर थोड़ा ऊंची आवाज में कहती है, कौन है आप लोग और यहाँ क्या कर रहे हैं? तापसी की आवाज सुनकर वो दोनों लड़के उसकी तरफ देखते हैं। तापसी को देखते ही उन दोनों की आंखें चमक जाती हैं और एक हवस भरी नजरों से वो तापसी की देखने लगते हैं। तापसी ने इस वक्त एक पिंक कलर की कुर्ती और नीचे से उसी कलर की पेंट पहनी थी और अपने कंधों के चारों तरफ उसने व्हाइट कलर की एक शॉल उड़ी हुई थी। उन दोनों में से एक लड़का दूसरे लड़के के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, यार समर्थ, ये लड़की तो सच काफी ज्यादा खूबसूरत है। वही उसके पास खड़ा समर्थ अपनी आंखों से तापसी को अपने अंदर समाने की नियत से उसे बस देखे ही जा रहा था। तापसी उन दोनों लड़कों को वहां पर देखकर गुस्से से कहती है, व्हाट द हेल, कौन हो तुम दोनों?
और अंदर घुसने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम दोनों की। तापसी को इस तरह गुस्से में देखकर समर्थ उसके पास आकर उसे लालची नजरों से देखते हुए कहता है, वैसे तो मैं लड़कियों का इस तरह खुद के सामने इस तरह चीखना चिल्लना बर्दाश्त नहीं करता, पर तुम्हारी खूबसूरती के आगे इतना तो तुम्हें डिस्काउंट दे ही सकता हूँ स्वीट हॉट। समर्थ के करीब आने से तापसी को उसकी पूरी बॉडी से शराब की बदबू आ रही थी। तापसी उससे कुछ कदम पीछे जाते हुए कहती है, देखो मैं तुम दोनों से आखिरी बार कह रही हूँ, अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। तापसी की बात सुनकर वो दोनों लड़के हंसने लगते हैं, जिससे तापसी गुस्से से वहीं पर रखे लैंडलाइन फोन की तरफ बढ़ती है। तापसी जैसे ही फोन उठाकर नंबर डायल करने वाली होती है, तभी समाज उसका हाथ पकड़कर भी दूसरे हाथ से उसके हाथ से फोन छीन लेता है और वापस से ही रखते हुए कहता है, बहुत जुबान चलती है तुम्हारी। तभी तापसी कहती है, और उसके साथ साथ हाथ भी। ये बोलकर वो समर्थ से अपना हाथ छुड़ाकर उसे एक कसकर थप्पड़ उसके मुंह पर मारती है। इस थप्पड़ की गुज पूरे घर में गुजने लगी थी। वही समर्थ का हाथ खुद ब खुद अपने चेहरे पर चला जाता है और वो तापसी को अपनी लाल आंखों से देखते हुए कहता है, यू बिच। ये बोलकर वो जैसे ही तापसी को पकड़ने वाला होता है, तापसी तुरंत उसे धक्का मारकर वहां से भागने लगती है। तापसी वहां से भाग पाती उससे पहले ही समर्थ के साथ आया दूसरा लड़का आयुष उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, इतनी भी जल्दी कहाँ है भागने की। समर्थ की धक्का देने से जो बोतल उसके हाथ में थी वो टूटकर चकनाचूर हो गई थी, जिसके कांच के टुकड़े हर तरफ फैल गए थे। वही तापसी खुद को आयुष से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो आयुष के हाथों पर अपने दांतों को चुभाकर जोर से काट देती है, जिससे आयुष एकदम से चिल्लाकर उसका हाथ छोड़ देता है। आयुष के हाथ छोड़ते ही जैसे ही तापसी भागने के लिए आगे बढ़ती है, तभी उसके पैर में कुछ कांच के टुकड़े चुभ जाते हैं, क्योंकि तापसी अपने रूम से बिना चप्पलों के बाहर आई थी। तापसी की मुंह से एक आह के साथ आंसू भी बह जाते हैं। फिर तापसी उन दोनों लड़कों की तरफ देखकर कुछ सोचने हुए लाइट्स के मैन स्विच की तरफ जाती है। तब तक समर्थ और आयुष भी अपनी अपनी जगह पर संभल कर खड़े हो गए थे। पर तभी पूरे घर में अचानक से अंधेरा हो गया था, क्योंकि तापसी ने पूरे घर की लाइट्स ऑफ कर दी थी। ये देखकर आयुष और समर्थ अपने अपने फोन से लाइट्स ऑन कर चिल्ला कर कहते हैं, छुपने और भागने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर समर्थ गाते हुए कहता है, पूरी रात तुम और हम इस घर में अकेले हैं। और फिर ये बोलकर वो कहता है, और लाइट्स ऑफ जाए, और फिर किसी पागल की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। वही बुखार की वजह से तापसी का सर घूमने लगा था। उसे पता था कि इस घर में अभी नहीं तो थोड़ी देर में समर्थ और आयुष उसे ढूंढ ही लेंगे। ये सोचकर तापसी मेन डोर की तरफ देखती है, जो इस वक्त खुला हुआ था। अब तापसी किसी भी तरह मेन डोर से बाहर निकलना चाहती थी, क्योंकि इस घर से बाहर उसे कोई न कोई मदद तो मिली ही जाती। ये सोचकर तापसी छुप छुप कर दबे पांव से बाहर की तरफ निकलने लगती है। तभी एकदम समर्थ उसके सामने आकर उसे डराते हुए कहता है, वो। तापसी एकदम से उसके सामने आ जाने से डर जाती है। तभी समर्थ हंसते हुए कहता है, बहुत मजा आएगा आयुष इस चीखी मिर्च को खाने में। तभी तापसी अपने दोनों हाथों को जोर से उसके सीने पर मारकर उसे धक्का देते हुए बाहर की तरफ भागती है। वही आयुष और समर्थ भी उसके पीछे भागते हैं। तापसी भागते हुए पीछे मुड़कर देखती है, तभी वो अचानक किसी से टकरा जाती है। यार आप लोग कोई भी कमेंट ही नहीं कर रहे हैं, ये क्या बात हुई? सिर्फ एक अमन का ही कमेंट आता है, बाकी सब देखते कर कोई भी रिस्पांस नहीं देते हैं। हद है ये यार।